उसने लू चेंजहो की ओर देखते हुए कहा। चेंजहो, तुमने वाकई बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। प्रधानाध्यापक के बुलंद स्वर को सुनकर सभी समझ गए कि अंक उत्तम दर्जे के होंगे। सभी के प्रदर्शन पर संक्षेप में टिप्पणी करने के बाद किंगटियन कैंग ने कहा, चेंजहो, हेलीकॉप्टर की ओर चलो। मास्टर डिंग युआन को तुमसे कुछ बात करनी है। भीड़ स्तब्ध रह गई, सबकी निगाहें लू चेंजहो की ओर मुड़ गईं। वाह, हेवन लिस्ट के एक ग्रैंड मास्टर के साथ निजी मुलाकात। चेंजहो ने तो जैसे जैकपॉट जीत लिया हो। प्रतियोगिता पर नजर रखने वाले सभी लोग तो तियान प्रधान भिक्षु का नाम जानते थे। एक समय स्वर्ग सूची में 5वें स्थान पर रहने वाला वह व्यक्ति अब संभवतः 5वें स्थान की बेड़ी को तोड़ चुका है। लू चेंजहो उत्सुक और आशावान महसूस कर रही थी। हेलीकॉप्टर के अंदर एक वृद्ध भिक्षु पालथी मारकर बैठे थे। वे कोई और नहीं बल्कि मास्टर डिंग युआन थे। उन्होंने अपनी वृद्ध आंखें उठाईं, जो वांग जिदाओ से भी अधिक वृद्ध थीं, और लू चेंजहो की ओर मुस्कुराते हुए कहा, मेरे युवा मित्र, तुम टाइगर सुप्रीम फिस्ट का अभ्यास कब से कर रहे हो? टाइगर सुप्रीम फिस्ट की उत्पत्ति शाओलिन बौद्ध धर्म से हुई है। लू चेंजहो ने कहा, 1 वर्ष से अधिक समय से। मास्टर डिंग युआन ने आगे पूछताछ की, और अरहत स्किल के बारे में क्या? 1 साल और 3 महीने। मास्टर डिंग युआन के आमतौर पर शांत रहने वाले चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। अरहत कौशल और बाघ सर्वोच्च मुट्ठी दोनों बौद्ध धर्म से आते हैं। आप सचमुच ज्ञान की जड़ों से संपन्न व्यक्ति हैं। वज्र अरहत बौद्ध धर्म का अभ्यास करने के लिए एक अच्छे उम्मीदवार हैं। हालांकि चूंकि आप पहले ही ड्रैगन सिटी मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय में शामिल हो चुके हैं, इसलिए मैं आपको अपने यहाँ लाने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि यह सुझाव देने आया हूँ कि भविष्य में आप वज्र सिंह गर्जना और 18 अरहत स्वर्ण शरीर कौशल का भी अभ्यास कर सकते हैं। आजकल शाओलिन मार्शल आर्ट पूरी दुनिया में फैल चुका है, और ड्रैगन सिटी में होने से आपके अभ्यास में कोई बाधा नहीं आएगी। लू चेंजहो मुस्कुराया। जूनियर ने वास्तव में इन 2 कृषि विधियों को विकसित करने का इरादा किया है। मास्टर डिंग युआन ने उत्तर दिया, ऐसा लगता है कि आपने भी उनके गहन रहस्यों को खोज लिया है। साधना के दौरान यदि आपको कोई शंका या कठिनाई हो तो आप सोनशान आकर मुझसे मिल सकते हैं। मैं आपको मार्गदर्शन दे सकता हूं। धन्यवाद ग्रैंड मास्टर। लू चेंजहो को यह नहीं पता था कि यह ग्रैंड मास्टर उसके प्रति इतना दयालु क्यों था। क्या वह प्रतिद्वंद्वी स्कूल की ताकत को ही मजबूत नहीं कर रहा था? आगे बढ़ो लू चेंजहो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। बार बार धन्यवाद देने के बाद लू चेंजहो अपनी टीम के पास लौट गए। मास्टर डिंग युआन ऊपर से देख रहे थे, मानो वे किसी दर्पण के भीतर शांत हों। पहले इस युवक को हमारी शाओलिन मार्शल आर्ट की गहनता का अनुभव करने दीजिए। ड्रैगन सिटी में रहते हुए भी एक बौद्ध हृदय शाओलिन में निवास कर सकता है। दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जो बुद्ध की भूमि नहीं है? और अगर हम एक कदम पीछे हटकर देखें, तो पहले से ही अच्छे संबंध स्थापित करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर भविष्य में ये युवक सोनशान मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय के लिए आंतरिक और बाहरी दोनों कौशलों में निपुण एक अद्वितीय महान ग्रैंडमास्टर बन जाता है। 25 सितंबर, ड्रैगन सिटी के प्रतिभाशाली छात्र कुछ दिन पहले ही सुरक्षित अपने स्कूल लौट आए थे। नवंबर में एक महत्वपूर्ण ड्रैगन मार्शल प्रतियोगिता होने वाली थी। 6ठे ड्रैगन रैंक के छात्रों पर दबाव बढ़ गया था। वांग होंग दाओ भी इससे अछूता नहीं था। लू चेंजहो का युद्ध प्रदर्शन किसी साधारण 10वें रैंक के छात्र से कम नहीं था। 10वें रैंक में प्रवेश करते ही वह सू सिटी ड्रैगन मार्शल के नंबर 1 के खिताब का प्रबल दावेदार बन जाएगा। प्रधानाचार्य के कार्यालय में किंगटियन कैंग ने प्रतियोगिता की स्थिति के बारे में प्रधानाचार्य वांग को सूचना दी। उनके बगल में बैठे ली गुई की आंखों में आशा भरी नजर थी। उत्तम मूल्यांकन के लिए प्रधानाचार्य की विशेष स्वीकृति आवश्यक थी। वांग चांगमिंग अपनी व्यस्तता के बावजूद प्रतियोगिता के वीडियो पर सरसरी नजर डाल रहे थे। बुरा नहीं, चेन शियाओयुन की मदद से वो शक्तिशाली पत्थर की मूर्ति को भी मार गिराने में सक्षम था। उस वस्तु का भौतिक शरीर है जिससे तकनीकी हथियारों से निपटना आसान हो जाता है, लेकिन उसके अविनाशी सुनहरे पत्थर के कवच और मजबूत आत्मा उपचार क्षमता के कारण 10वें रैंक में प्रवेश करने वाले मार्शल आर्टिस्ट के लिए भी उसे बिना चोट पहुंचाए मारना बेहद मुश्किल होगा। ब्राइट पीक पर अंतिम युद्ध, पहले झूगे यान को तोड़ना फिर ली कोनकोन को हराना, एक स्पष्ट योजना थी। वांग चांगमिंग लू चेंजहो के प्रदर्शन से बहुत प्रसन्न हुए और मुस्कुराते हुए बोले, शाखा विद्यालय को इस वर्ष सभी की कड़ी मेहनत को साबित करने के लिए एक प्रतिनिधि की आवश्यकता है। लू चेंजहो इसके लिए सही उम्मीदवार हैं। अब समय आ गया है कि उन्हें बेहतरीन मूल्यांकन दिया जाए। अपनी पारखी दृष्टि के बावजूद उन्हें इस लड़ाई में कोई खामी नहीं दिखी।
लू चेंझुओ की ताकत और तात्कालिक प्रतिक्रियाएं उस परिस्थिति में सर्वोत्तम समाधान थीं। ली गुई ने राहत की सांस ली। एकदम सटीक मूल्यांकन। मैंने इसके बारे में पहले कभी सोचा भी नहीं था। किंगटियन कैंग ने अतीत की ओर देखा, ऐसा लगा जैसे उसे भी कभी ऐसा कुछ नहीं मिला। ये लू चेंझुओ का केवल दूसरा मिशन था और उनका भविष्य असीमित था। प्रिंसिपल वांग हंस पड़े। 500 मिलियन जमा हो गए हैं, आइए हम सब मिलकर अच्छा काम जारी रखें। शाखा अभी अभी स्थापित हुई है। मुख्य परिसर के समर्थन के अलावा हमें मार्शल आर्ट विभाग से भी धनराशि प्राप्त करने के तरीके खोजने होंगे। अब से शियाओ लू को इस तरह की प्रतियोगिताओं में खेलने दें। इससे उसका कौशल निखरेगा और वह कुछ पैसे भी कमा सकेगा। किंगटियन कांग दिल खोलकर हंसा। कोई बात नहीं, अब से हम चेंझुओ पर भरोसा करेंगे कि वह हमारे स्कूल को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। ली गुई ने मन ही मन सोचा, मैं पर्वत का स्वामी, मुझे कोई ऐसा मिल गया है जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूं। हालांकि माउंटेन लॉर्ड की उपाधि पुरानी हो चुकी थी, लेकिन ली गुई के लिए इसका बहुत महत्व था। अगर वह उसे धूल जमा होने देता तो उसे हमेशा ऐसा लगता था मानो वह किसी पुराने दोस्त को निराश कर रहा हो। अब एक योग्य स्वामी मिल जाने के बाद वह अपनी एक इच्छा पूरी कर सकता था। ... उस रात प्रधानाध्यापक के घर पर प्रतिभाशाली छात्रों की कक्षा के 8 छात्र तनावपूर्ण लेकिन उत्सुकता से खड़े थे। ग्रेडिंग शीट हाथ में लिए हुए प्रधानाध्यापक ने शांत भाव से कहा, वांग होंग दाओ, तुमने शुरुआत में कुछ गलतियां की और जल्दी ही बाहर हो गए। तुम्हारी बदकिस्मती को ध्यान में रखते हुए स्कूल तुम्हें बी श्रेणी में रखता है। वांग होंग दाओ ने कहा, धन्यवाद शिक्षक, मैं अब ऐसी छोटी मोटी गलतियां दोबारा नहीं करूंगा। प्रधानाध्यापक ने आगे कहा, शाओ हे, तुम्हें क्लास सी मिली है, कोई आपत्ति है? शाओ हे ने अपना सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, उतरते ही मैं पराजित हो गया, पूरी तरह से आश्वस्त था। क्लास सी फिर भी स्वीकार्य थी, कम से कम इससे अंक तो नहीं काटे गए। प्रधानाध्यापक ने घबराए हुए याओ चेंग की ओर देखा और खांसते हुए कहा, याओ चेंग, हालांकि तुमने अखाड़े में कुछ हासिल नहीं किया, फिर भी तुम्हें एक टोकन मिला है, इसलिए तुम्हें कक्षा बी का मूल्यांकन प्राप्त होगा। याओ चेंग ने बिना किसी शिकायत के विनम्रतापूर्वक इसे स्वीकार कर लिया। चेन शियाओयुन, तुमने और लू चेंझुओ ने मिलकर मुश्किलों को पार करते हुए खतरनाक शून्य प्राणियों को हराया और अखाड़े में तुम्हारा प्रदर्शन भी अच्छा रहा। तुम्हें एक बार फिर विशेष स्तर मिला है, ऐसे ही अच्छा प्रदर्शन करते रहो। धन्यवाद शिक्षक। चेन शियाओयुन मन ही मन थोड़ी हैरान थी। इन 2 फील्ड ट्रेनिंग के बाद ऐसा लगता है कि उसे स्पेशल लेवल हासिल करने का तरीका मिल गया था। बड़े भाई लू चेंझुओ के साथ बने रहने के लिए उसने फैसला किया कि भविष्य के फील्ड ट्रेनिंग में वह लू चेंझुओ से एक कदम भी दूर नहीं जाएगी। इसके अलावा उसे लगा कि उसकी लंबी चाबुक लू चेंझुओ की मुक्केबाजी तकनीक के साथ अच्छी तरह मेल खाती है, एक दूरी और नियंत्रण के लिए, दूसरी नज़दीकी लड़ाई और हमले के लिए एक स्वाभाविक रूप से उत्तम मेल। लेकिन पूर्णता मूल्यांकन वास्तव में एक दुर्लभ अवसर है। कक्षा शिक्षिका ने सांत्वना दी, अगली प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करो और अभी भी उम्मीद बाकी है। परफेक्शन मूल्यांकन के बारे में सुनकर सभी की निगाहें लू चेंझुओ की ओर थीं। चेन शियाओयुन ने पूछे बिना नहीं रह सकी, शिक्षक, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि चेंझुओ को विशेष स्तर की श्रेणी में रखा जाएगा? लेपर्ड वुमन ने कहा, हाँ, उन्हें पहले ही परफेक्शन रेटिंग मिल चुकी है। बूढ़ा तियान थोड़ा उत्साहित हो गया, क्या हमारी कक्षा में भी कोई विशेष प्रतिभा होगी? स्पेशल लेवल औसत व्यक्ति के लिए कल्पना योग्य प्रतिभा की अंतिम सीमा का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ तक कि शीर्ष मार्शल आर्ट विश्वविद्यालयों में भी मार्शल आर्ट के प्रतिभाशाली लोग दुर्लभ हैं। किंगटियन कैंग मुस्कुराया और बोला, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, अब जल्दी वापस आओ। लू चेंझुओ ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। अब वह कुछ हद तक इसके लिए उत्सुक था। विला में लौटने पर उसने स्टोन लेक के रात्रि दृश्य को देखा और तभी किंगटियन कैंग ने अपने फोन पर निजी चैट के माध्यम से उसे विशेष स्तर की मार्शल प्रतिभा प्राप्त करने के लिए आवश्यक अंतर के बारे में बताया। 18 वर्ष की आयु से पहले ची ब्लड 10th रैंक। इसका मतलब ये था कि अगर वह अगले साल 1 जनवरी तक टाइगर स्पिरिट डिवाइन स्ट्राइकिंग फिस्ट में महान सफलता प्राप्त कर लेता है तो वह इसे हासिल कर लेगा। बाकी शर्तों के बारे में शिक्षक ने कहा कि वह पहले ही उन सभी को पूरा कर चुका है। कक्षा शिक्षिका ने यह भी कहा, क्रॉस ट्रेनिंग टैलेंट से मिले बोनस के कारण लू चेंझुओ को 10वां रैंक हासिल करने में कुछ महीने की देरी होना कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर मुख्यालय ने उसे विशेष स्तर का मूल्यांकन नहीं दिया तो प्रधानाचार्य वांग स्वयं उसकी ओर से पैरवी करेंगे। कक्षा शिक्षक ने उसे इस बारे में चिंता न करने को कहा। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो और बाकी सब भाग्य पर छोड़ दो।
विशेष स्तर के लिए ग्रैंड मास्टर समिति और मुख्यालय के प्रधान की समीक्षा आवश्यक है। लू चेंझो ने अपनी टाइगर स्पिरिट डिवाइन स्ट्राइकिंग फिस्ट साधना की प्रगति का आकलन किया और मन ही मन सोचने लगा। दिव्य बीज के आशीर्वाद से अगले जनवरी तक महान सफलता प्राप्त करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन विशेष स्तर पर दर्जा प्राप्त करने से पहले मुझे स्वर्गीय धैर्य के साथ प्रगति सुनिश्चित करने के लिए अपनी साधना योजना में थोड़ा सा समायोजन करना होगा। उन्होंने मूल रूप से वज्र सिंह गर्जना का अभ्यास करने की योजना बनाई थी, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि इसे 10वें रैंक तक पहुंचने के बाद ही पूरा करना होगा। अर्हत कौशल में निपुणता प्राप्त करने के बाद वे 18 अर्हत स्वर्ण शरीर कौशल सीखना जारी रख सकते थे। कठिन चीगोंग उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि प्रतियोगिताओं में यह एक अचूक शक्ति थी। आयरन क्रॉच स्किल और टाइगर शैडो मिस्टीरियस स्टेप्स का सामान्य रूप से अभ्यास किया जाना चाहिए। द रील्म और हेवनली पाइल हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता होते हैं। अगली सुबह हिडन ड्रैगन लिस्ट अपडेट हो गई। शी रुयू हमेशा की तरह अपनी रैंकिंग देखने के लिए उठी। मेरी रैंकिंग 2600 है और साल के अंत तक जब मैं 9वीं रैंक में प्रवेश करूंगा तब तक मैं अपनी रैंकिंग में काफी सुधार कर पाऊंगा। फेयान भी 2156 पर पहुंच गया। हमेशा की तरह वह अपने छोटे भाई की रैंकिंग जानने के लिए 700 से 800 के बीच के क्षेत्र में गई। छोटा भाई कहाँ गया? उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उसे विश्वास था कि वह पीछे नहीं छूट सकता। वह लगातार आगे देखती रही और तियान शिंगजियान के 740, लेपर्ड वुमन के 633, चेन शियाओयुन के 580 को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ती रही, जब तक कि उसे 560वें स्थान पर अपना छोटा भाई नहीं मिल गया। रैंक 560, लू चेंझो 9100 अंक। क्या छोटे भाई ने रातों रात 2000 अंक बढ़ा लिए? उसकी आंखें और भौहें कांप उठी। वह सोच रही थी कि क्या महज एक महीने में छोटा भाई 9वीं रैंक से 10वीं रैंक पर पहुंच गया था। यहां तक कि मार्शल आर्ट का माहिर भी ऐसा नहीं कर सकता है ना? एक मिनट रुकिए, 2000 अंक, क्या ये वही पौराणिक पूर्णता मूल्यांकन हो सकता है? नियमित कक्षा में भी नियमित अंतराल पर व्यावहारिक प्रशिक्षण सत्र होते थे, जिनके नियम प्रतिभाशाली कक्षा के समान थे। शी रुयू का प्रशिक्षण अब तक कक्षा बी और कक्षा ए में वर्गीकृत किया गया था, और अब तक उनकी कक्षा में किसी ने भी विशेष मूल्यांकन प्राप्त नहीं किया था। पूर्णता की तो बात ही छोड़ दीजिए, यह एक असाधारण मूल्यांकन था जो केवल प्रतिभाशाली छात्रों की कक्षा में ही संभव हो सकता था। छोटे भाई के व्यापारिक यात्रा पर जाने की बात याद करके उसने मन ही मन उत्तर का अनुमान लगा लिया। फोन की घंटी बजी। ये जी फेयान का फोन था। बहन, तुम्हें देखना होगा, छोटा भाई शीर्ष 500 में जगह बनाने वाला है। मैंने देखा, छोटा भाई तो वाकई कमाल का है। प्रशंसा के अलावा शी रुयू केवल प्रशंसा करना जारी रख सकती थी। जी फेयान हंसते हुए बोली, लगता है मेरे पिताजी इतने खुश होंगे कि आज फिर थोड़ी शराब पी लेंगे। पुनश्च 12 अर्हतों का पूर्व उल्लेख एक टाइपो था, यह 18 अर्हत होना चाहिए था और इसे ठीक कर दिया गया है। शी हू विला के अंदर आपको विद्यालय कार्यालय से 40 उत्कृष्ट पुण्य प्राप्त हुए हैं। आपके वर्तमान उत्कृष्ट पुण्य अंक 220 हैं। आपके खाते में, जिसका नंबर 9527 पर समाप्त होता है, 1.785 मिलियन की राशि स्थानांतरित की गई है। नोट: जेनियस प्रतियोगिता की पुरस्कार राशि वर्तमान शेष राशि 8.305 मिलियन है। करोड़पति लू चेंझो ने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया। पैसा होना वाकई बहुत अच्छा लगता है। अगर वह हर महीने 4 ब्राइट गॉड पोशन का इस्तेमाल भी कर ले तो भी वह 2 साल से ज्यादा समय तक जीवित रह सकता है। वास्तव में महीने में 2 ब्राइट गॉड पोशन ही काफी है, इससे ज्यादा का इस्तेमाल करना व्यर्थ होगा। अब उसके लिए बाकी सभी दवाएं मामूली रकम के बराबर थीं। लू चेंझो अब मुख्य रूप से 3 लक्ष्यों के लिए पैसे बचा रही थी। सबसे पहले उसे एक ही बार में उच्च स्तरीय सुरक्षा कवच प्राप्त करना था। इस प्रतियोगिता में ली कोन कोन, यिन शिशी और अन्य मुख्य रूप से इसलिए मजबूत थे क्योंकि उनके पास बेहतरीन उपकरण थे। गरीब होने के कारण वह नुकसान में था। दूसरा काम वॉर्ड ब्लेड मॉडल की मुट्ठी वाली तलवार खरीदना था, जिसकी तत्काल आवश्यकता थी। मिश्र धातु C8 मिश्र धातु से एक स्तर अधिक मजबूत थी। पर्वतीय स्वामी इसका उपयोग केवल मार्शल आर्टिस्ट के चरण के दौरान करते थे, और मार्शल आर्टिस्ट बनने के बाद इसे धीरे धीरे बंद कर दिया जाता था। उसे फिर भी इसे अपने गुरु को वापस देना पड़ता था। तीसरा उद्देश्य मार्शल आर्टिस्ट बनने के बाद बेहतरीन दवाएं खरीदने की तैयारी करना था। तथाकथित महान औषधि से तात्पर्य उन औषधियों से था जो मार्शल आर्टिस्ट के शरीर को और अधिक रूपांतरित कर सके और मार्शल आर्ट प्रशिक्षण की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके।
बंधनों से मुक्त होने के बाद शरीर की ऊर्जा और पोषक तत्वों की मांग साधारण भोजन या नियमित पूरक पदार्थों से पूरी नहीं हो सकती थी। बेहतरीन दवाइयां महंगी थीं, यहाँ तक कि सबसे सस्ती दवाइयां भी ब्राइट गॉड पोशन के समान ही थीं। गुरुजी एक धनी व्यक्ति थे जो मार्शल आर्ट हॉल चलाकर हर साल आसानी से करोड़ों कमा लेते थे। पिछले 2 वर्षों में विस्तार के बाद उनकी संपत्ति शायद करोड़ों में हो गई थी, लेकिन उनका अधिकांश खर्च बढ़िया दवाइयां खरीदने में जाता था। इसलिए लू चेंझोऊ उनके प्रति आभारी थे। मार्शल आर्टिस्ट समुदाय में गुरुजी को बहुत धनी नहीं माना जाता था, फिर भी वे उन पर इतना पैसा खर्च करने को तैयार थे। एक सप्ताह बाद 1 अक्टूबर को आज लू चेंझोऊ के मार्शल आर्ट्स ट्री के जागरण की दूसरी वर्षगांठ थी। अपने मन में मार्शल आर्ट्स ट्री को देखते हुए वह पौधा अनजाने में ही 7 फीट 3 इंच लंबा हो गया था। एक दिन यह एक विशाल वृक्ष बन जाएगा, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था। मार्शल आर्ट्स ट्री स्वयं में एक अत्यंत विशिष्ट प्रतिभा थी। नाश्ते के बाद लू चेंझोऊ गेस्ट हाउस में एक पैकेज लेने गया जिसके अंदर एक सुरक्षा कवच था जो देखने में बिल्कुल नया लग रहा था। अगर कोई ध्यान से न देखे तो उसे मरम्मत का कोई निशान नजर नहीं आएगा। बुरा नहीं है, 300,000 की मरम्मत लागत इसके लायक है। हुआंगशान से मिली यिन शिशी की तलवार वाकई बहुत शक्तिशाली है, निश्चित रूप से उच्च गुणवत्ता वाली वस्तु है। यह पिस्तौल की गोलियों का सामना कर सकती है, फिर भी इसमें थोड़ी सी दरार आ गई है। सुरक्षात्मक सूट पहनने के बाद लू चेंझोऊ अपनी वरिष्ठ मार्शल सिस्टर से मिलने के लिए नियमित कक्षा में गया। आज विश्राम दिवस था और तीनों सच्चे उत्तराधिकारी अपने गुरु से मिलने जा रहे थे, इसलिए उसने छात्रों को पाठ पढ़ाने का अवसर लिया। फ्लाइंग स्वेलो मार्शल आर्ट्स हॉल। जी शुवांटोंग तीनों सच्चे उत्तराधिकारियों को लौटते देखकर कुछ हद तक आश्चर्यचकित रह गई। आप सब वापस क्यों आ गए हैं? आप सब अपनी पढ़ाई में इतने व्यस्त थे। जी फियान ने असहाय होकर लू चेंझोऊ की ओर देखा। छोटा भाई आना चाहता था। बूढ़े जी अंदर से बेहद खुश थे। उन्होंने गंभीरता से कहा, इस साल चेंझोऊ के पास हिडन ड्रैगन लिस्ट के शीर्ष 500 में प्रवेश करने का मौका हो सकता है। लू चेंझोऊ ने कहा, मुझे बस किस्मत से फील्ड ट्रेनिंग में परफेक्ट मूल्यांकन मिल गया। जी जुआनटोंग, परिपूर्णता एक ऐसी चीज है जो आपको मिल जाती है लेकिन आप उसे खोज नहीं सकते। इसके लिए न केवल भाग्य की बल्कि उससे भी अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है। गुरु और शिष्य आनंदपूर्वक बातें कर रहे थे। जाने से पहले लू चेंझोऊ ने कार से एक उपहार पेटी निकाली, उसे जी शुवांटोंग को सौंपते हुए गंभीरता से कहा, गुरुजी, मैंने हाल ही में कुछ पैसे कमाए हैं, इसलिए मैंने आपको गुरु के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए यह उपहार खरीदा है। कृपया इसे स्वीकार करें। जी जुआनटोंग ने उपहार बॉक्स लिया। शिष्य गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। एक ऐसा उपहार जो हल्का है लेकिन हृदय से परिपूर्ण है। शिक्षक प्रशंसा उपहार बॉक्स के अंदर मार्शल मेडिसिन फैक्ट्री नंबर 6 से फाउंडेशन नंबर 1 मार्शल आर्ट्स एलिक्जिर के 2 बॉक्स हैं। जी शुवांटोंग की आंखें फड़कने लगीं और उसने कहा, आप पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं? फाउंडेशन नंबर 1, ये ठीक वही औषधि थी जिसकी उसे वर्तमान अवस्था में साधना के लिए आवश्यकता थी। 200,000 की कीमत वाला एक डिब्बा संयम से उपयोग करने पर आधे महीने के लिए पर्याप्त था और 400,000 मूल्य का यह उपहार पैक 1 महीने तक चलेगा। शी रुयू ने तुरंत कहा, गुरुजी, ये चेंझोऊ की दिली इच्छा है, कृपया इसे स्वीकार करें। शिष्य को गुरु की कृपा को अस्वीकार नहीं करना चाहिए और गुरु को शिष्य के उपहार को अस्वीकार नहीं करना चाहिए। चेंझोऊ ने हाल ही में काफी धन कमाया है। जी जुआनटोंग ने लू चेंझोऊ की ओर देखा और कहा, मैं इस बार तो मान लेता हूं, लेकिन भविष्य में ऐसी बातों की कोई जरूरत नहीं है। पहली बात तो यह है कि मेरे पास पैसा है और दूसरी बात यह है कि आप उस दौर में हैं जब आपको पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत है। सबसे जरूरी बात है खुद को बेहतर बनाना। जी जुआनटोंग को इसे स्वीकार करते देख शी रुयू खुशी से मुस्कुराए। उसने कार से अपना तैयार किया हुआ उपहार बॉक्स भी निकाल लिया। गुरुजी, तो फिर आप मेरा प्रस्ताव भी स्वीकार कर लीजिए। जी शुवांटोंग को हंसते हुए एहसास हुआ। ठीक है, तुम सबने मिलकर साजिश रची थी, है ना? फिर उसने जी फेयान की ओर देखा। जी फेयान का चेहरा बेबसी से लाल हो गया। मैंने कोई साजिश नहीं रची। मैंने फादर्स डे पर पहले ही एक तोहफा दे दिया था और अब मैं कंगाल हो गया हूं। एक प्यारे बच्चे की तरह, लेकिन बहुत ही स्पष्ट। बूढ़े जी को भीतरी तौर पर कड़वाहट का अनुभव हुआ। वह हंसा और बोला, मुझे पता था कि तुम तैयार नहीं थे। जी फेयान ने फुसफुसाते हुए कहा, यह सच नहीं है। मैं भी बहुत विचारशील हूं, बस आजकल मेरे पास पैसे नहीं हैं। अपने गुरु से मिलने के बाद लू चेंझोऊ एक क्लास देने के लिए निकल गए।
वह हमेशा से शिक्षक की दयालुता का प्रतिफल देना चाहता था। अपनी 2 वरिष्ठ मार्शल सिस्टर्स से सलाह लेने के बाद उन्होंने गुरु के लिए कुछ बेहतरीन दवा खरीदने का फैसला किया। अपने स्वामी के चेहरे पर मुस्कान देखकर उसके हृदय को बहुत सुकून मिला। शिक्षक शियाओलू, आप आ गए हैं। लिन रुजुन, जो अब जूनियर हाई स्कूल के दूसरे वर्ष में है, पिछले वर्ष की तुलना में अधिक सशक्त व्यक्तित्व वाली हो गई है और धीरे धीरे अपनी मां को खोने के दुख से उबर रही है। लू चेंझो ने उसकी और उसके पिता दोनों की जान बचाई थी। अपने मन में वह शिक्षक शियाओलू को अपने बड़े भाई के समान मानती थी। उसके पिता अक्सर उसे इस कृतज्ञता को न भूलने और अवसर मिलने पर इसे चुकाने की याद दिलाते थे। मेरे लिए सभी प्रकार के मुके चलाकर दिखाओ, देखते हैं तुमने कितनी प्रगति की है। लू चेंझो हमेशा की तरह सख्त बने रहे, उनके चेहरे पर गंभीरता थी। ठीक है। लिन रुजुन ने रूटीन को पूरा किया और ऐसा लग रहा था कि उन्होंने इसे लगभग पूरी तरह से सीख लिया है। बुरा नहीं है, अगले साल छोटी सफलता और हाई स्कूल से पहले बड़ी सफलता का लक्ष्य रखो। इस तरह तुम्हें मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी की विशेष प्रवेश परीक्षा पास करने और संबद्ध हाई स्कूल में अपनी जगह पक्की करने का मौका मिलेगा। उसकी वर्तमान प्रतिभा को देखते हुए इस लड़की का पिंगजियांग मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिलना असंभव था, लेकिन द्वितीय श्रेणी के साधारण मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय की अभी भी उम्मीद बाकी थी। लिन रुजुन ने बहुत उत्साह के साथ खुशी से कहा, ठीक है, मैं कड़ी मेहनत करूंगा। कुछ ही देर बाद लिन बिन भी अंदर आ गई। वह 1 साल से बेसिक बॉक्सिंग का प्रशिक्षण ले रहा था और अब उसमें निपुण हो गया था। उसकी यह प्रतिभा लू गोपिन से कहीं अधिक प्रबल थी। वस्तुनिष्ठ रूप से देखा जाए तो लू चेंझो के आसपास के लोगों में उसके पिता की समझ सबसे खराब थी। शायद वह वास्तव में मार्शल आर्ट प्रशिक्षण के लिए अनुपयुक्त था। लिन बिन ने कहा, शिक्षक शियाओलू, घर जाते समय मेरी मुलाकात पुलिस अधिकारी चेन से हुई। उन्होंने कहा कि अगर आप क्लास के बाद खाली हो तो आप पुलिस स्टेशन आ सकती हैं। ठीक है। क्लास के बाद लिन बिन ने लू चेंझो को जाने की तैयारी करते हुए देखा और पूछने से पहले हिचकिचाए, शिक्षक जी, कक्षाओं का पहला सत्र समाप्त हो गया है, क्या आप आगे भी आते रहेंगे? अब उसने शीहू विला बेचकर पुलिस स्टेशन के पास एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया था और उसकी जिंदगी में बस यही एक इच्छा बची थी कि उसकी बेटी सुरक्षित रूप से बड़ी हो और मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में दाखिला ले। लू चेंझो ने कहा, अगर आप दोनों को मेरी जरूरत हो तो मैं पढ़ाना जारी रख सकता हूं, लेकिन मेरी साधना में सुधार हुआ है, इसलिए मेरी कक्षा की फीस भी बहुत पहले बढ़कर 1000 प्रति सत्र हो गई है। लिन बिन ने मुस्कुराते हुए तुरंत कहा, पैसा कोई समस्या नहीं है। रुजुन और मैं दोनों मिलकर 100 और कक्षाएं लेंगे। मॉर्टल बोन ऐप पर कक्षाओं की खरीद सीमा वास्तव में 100 सत्र थी। इस तरह अगर भविष्य में शिक्षक अपनी फीस बढ़ा देता है तो वे समय रहते समायोजन कर सकेंगे। लू चेंझो ने कहा, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद श्रीमान लिन। हालांकि मेरी पढ़ाई के कारण मैं अन्य शिक्षकों की तरह आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाऊंगा। आशा है आप समझेंगे। लिन बिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं, यह आप पर निर्भर करता है शिक्षक जी, जब भी आपको इसे आयोजित करने का मन करे। शिक्षण जारी रखने के पीछे उनका मुख्य उद्देश्य लू चेंझो के साथ गुरु शिष्य संबंध को बनाए रखना था। उनका मानना था कि यह उनके जीवन का सबसे अच्छा निर्णय था। यदि शिक्षक शाओलू उनके निजी शिक्षक न होते तो वे और उनकी बेटी आज जीवित न होते। लू चेंझो के जाने से पहले मॉर्टल बोन ऐप ने एक और सूचना भेजी। छात्र लिन बिन और लिन रुजुन ने 100-100 क्लास सेशन खरीदे हैं। वेबसाइट के हिस्से और आयकर की कटौती के बाद लू चेंझो के खाते में महीने के लिए 144,000 रुपये बचे थे। हालांकि यह रकम बड़ी नहीं थी, लेकिन ये स्थिर थी और लंबे समय तक धीरे धीरे आती रह सकती थी। काफी समय तक उसे केवल इन कुछ ग्राहकों को बनाए रखने की ही आवश्यकता थी। दूसरों को मुक्केबाजी सिखाना लू चेंझो के लिए एक तरह का आराम था। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए अगर वे बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं तो इसका एकमात्र तरीका प्रतिस्पर्धा करना ही है। शिहू पुलिस स्टेशन। चीफ चेन, आप मुझसे मिलना चाहते थे। लू चेंझो ने अपने सामने खड़े हटे कट्टे व्यक्ति को देखा। चेन झेन ने हॉट हैप्पीनेस एक्ट मामले में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और अब उन्हें शिहू स्टेशन के उप प्रमुख के पद पर पदोन्नत कर दिया गया था। बहुत समय हो गया है चेंझो। चेन झेन स्वाभाविक रूप से लू चेंझो की आभा में आए परिवर्तन को महसूस कर सकता था और मन ही मन आश्चर्यचकित था। इस युवक की शक्ति अब 9वें रैंक के चेन युआन से भी अधिक प्रतीत हो रही थी। प्रतिभाशाली लोगों में भी कमियां होती हैं। चेन झेन लू चेंझो को अपने कार्यालय में ले गए और कहा,
मैंने इस बार आपको मुख्य रूप से एक पंथ के ठिकाने को नष्ट करने के अभियान में हमारी सहायता करने के लिए बुलाया है। मार्शल आर्टिस्ट के सामान्य कार्यों की तुलना में यह थोड़ा कम कठिन है। हालांकि मामले की विशिष्टता के कारण यदि आप इसे सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं तो पुलिस विभाग आपके प्रदर्शन के आधार पर 400,000 से 800,000 तक का न्यायिक सहायता पुरस्कार प्रदान करेगा। मार्शल आर्टिस्टों के लिए सामान्य कार्यों की शुरुआत 500,000 के इनाम से होती है। ये रकम वाकई छोटी नहीं थी। लू चेंझो ने एक पल के लिए विचार किया। मुझे इस कार्य की कठिनाई को समझना होगा और एक प्रतिभाशाली छात्र होने के नाते सामान्य छात्रों के विपरीत न्यायिक सहायता कार्य को पूरा करने के लिए स्कूल से अनुमोदन की आवश्यकता होती है। स्कूल द्वारा आयोजित व्यावहारिक प्रशिक्षण अभियानों की देखरेख शिक्षकों द्वारा की जाएगी। इस तरह के सामान्य न्यायिक सहायता मिशनों के लिए ऐसी कोई निगरानी व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए स्कूल उन्हें ऐसे कार्य करने की अनुमति देने में अधिक सतर्क रहेगा। वे तभी सहमत होंगे जब शिक्षकों और पुलिस के बीच बातचीत हो जाएगी और मामले को समझ लिया जाएगा और यह पुष्टि हो जाएगी कि कोई महत्वपूर्ण जोखिम नहीं है। प्रत्येक प्रतिभाशाली व्यक्ति एक अनमोल खजाना था। चेन झेन ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, हम सभी आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन करेंगे। इसके अलावा इस मामले को हमारे शीहू स्टेशन द्वारा नहीं बल्कि पिंडजियांग शाखा द्वारा संभाला जा रहा है। इस मामले में आपकी सहायता चाहने वाला कोई और व्यक्ति है? मुझे लगता है कि आप इसमें रुचि लेंगे। कौन? लू चेंझो के शब्द समाप्त होते ही एक विशालकाय व्यक्ति ने दरवाजा खोल दिया। उसने धूप का चश्मा पहन रखा था और 1.9 मीटर से अधिक की उसकी लंबाई विस्फोटक शक्ति से भरी हुई थी। ब्लैक टाइगर परछाई की तरह उसके पीछे पीछे चल रहा था। मुझे। लू चेंझो तुरंत खड़ी हो गई और आदरपूर्वक अभिवादन किया। ऑफिसर लुफांग, आपको देखकर अच्छा लगा। वह आगंतुक कोई और नहीं बल्कि दुष्ट बाघ था। भूत सिर वाले दुष्ट बाघ का नाम प्रसिद्ध था। कुछ मार्शल आर्ट ग्रैंडमास्टर्स की प्रतिष्ठा भी लुफांग की प्रतिष्ठा के मुकाबले कहीं नहीं थी। इसका एक कारण ये भी है कि इस व्यक्ति ने आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। इसके अलावा लुफांग अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात था और उसके नाम कई कारनामे दर्ज थे। लुफांग ने लू चेंझो को बिठाया और सीधे सीधे कहा, इस बार इस पंथ का नाम ब्लू लोटस सोसाइटी है। मिली जानकारी के अनुसार इस पंथ ने एक नई दुष्ट शक्ति विकसित की है जो सुरक्षात्मक कवच को भेद सकती है, लेकिन कठोरची गोंद द्वारा निर्मित झिल्ली इस दुष्ट शक्ति का प्रभावी ढंग से प्रतिरोध कर सकती है। इसलिए हमें कठोरची गोंद के साधकों का एक समूह इकट्ठा करने की आवश्यकता है। हार्ड की गोंद का अभ्यास करने वाले लोग दुर्लभ प्राणी होते हैं। क्रॉस ट्रेनिंग की प्रतिभा रखने वाले लोग तो और भी दुर्लभ होते हैं। लुफांग लू चेंझो से बहुत प्रभावित हुई। इसके बाद लुफांग ने चेन जेन को लू चेंझो के दुश्मन की साधना और कठिनाई स्तर के बारे में संक्षेप में बताने के लिए कहा, जो कि विंड वेव फॉरेस्ट की तुलना में कुल मिलाकर सरल था। दुश्मनों में सबसे शक्तिशाली लोग केवल चरम सीमा क्षेत्र के स्तर पर थे और उनका ऑपरेशन स्थल ब्लैक नाइट्स की एक शाखा मात्र था, जिसका उद्देश्य उनके मुख्यालय को जड़ से उखाड़ फेंकना था। लू चेंझो ने तुरंत सहमति नहीं दी। मुझे इस बारे में स्कूल से बात करनी होगी। मुझे उम्मीद है कि अधिकारी समझेंगे। लुफांग ने कहा, न्यायिक सहायता तो स्वैच्छिक होती है। इस पर विचार करने के लिए समय लें। हर मिशन में कुछ जोखिम और अप्रत्याशित कारक होते हैं जिन्हें हमें पहले से स्पष्ट करना आवश्यक है। मैं समझता हूँ, चेन झेन ने कहा। तो शियाओ लू, तुम पहले वापस जा सकती हो। कोई भी अपडेट होने पर हमसे कभी भी संपर्क कर लेना। लू चेंझो को जाते हुए देखकर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, निर्देशक लू, आपको ये बच्चा पसंद आ गया है ना? लुफांग ने अपने फोन पर अपनी बेटी के संदेश का जवाब देते हुए कहा, ये लड़का वाकई प्रतिभाशाली है। मैं देखना चाहता हूं कि वह इस मिशन में कैसा प्रदर्शन करता है। यदि संभव हो तो मैं उसे सुरक्षा विभाग और मार्शल आर्ट विभाग द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित वज्र समूह में हार्ड किगोन के विशेष प्रशिक्षण के लिए भर्ती करना चाहूंगा। चेन झेन ने आश्चर्य व्यक्त किया। वज्र समूह? क्या ये वही विभाग नहीं है जिसकी हाल ही में स्थापना हुई है? मैंने सुना है कि इसका उद्देश्य मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालय और आम जनता से कुलीन अभ्यासकर्ताओं को एकत्रित करना है, इसलिए इसके मानक बहुत उच्च होने चाहिए। लुफांग ने कहा, हाँ, अगर इन्हें बॉक्सिंग से तुलना करें तो फिलहाल सिर्फ क्लास ए मार्शल आर्टिस्टों की ही भर्ती की जा रही है। मुख्य रूप से ब्लू लोटस सोसाइटी के साथ चल रहे संघर्षों के कारण हमने पाया कि इन विलक्षण व्यक्तियों ने एक ऐसी दुष्ट कला में महारत हासिल कर ली है जो सुरक्षा कवच को बेअसर कर सकती है,
और मार्शल आर्टिस्टों की शक्ति और रुचि के अलावा केवल हार्ट किगोन गोल्डन फिल्म ही इसका मुकाबला कर सकती है। चेन झेन ने आह भरी, ये रहस्यमय आकृतियां भी प्रगति कर रही हैं, लुफांग ने कहा। इसीलिए हमें निरंतर सुधार करना होगा। पहले हार्ट किगोन की कम प्रभावशीलता के कारण इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता था। अब मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन समग्र रूप से क्रॉस ट्रेनिंग को मजबूत करने और प्रतिभाओं को खोजने के तरीकों की तलाश कर रहा है, जिसका उद्देश्य क्रॉस ट्रेनिंग के विशिष्ट विशेषज्ञों की एक विशेष टीम तैयार करना है, जबकि शून्य नियंत्रण विभाग के वैज्ञानिक नए उपकरणों पर अथक शोध कर रहे हैं। दाओवाद में एक कहावत है, जहां दाओ एक कदम ऊपर उठता है, वहां शैतान 10 कदम ऊपर उठ जाता है। प्रकाश और अंधकार के बीच अंतहीन संघर्ष। शून्य लोग डेमोक्लस की तलवार की तरह ऊपर लटका हुआ था। सौभाग्य से मानव जाति के पास न केवल मार्शल आर्ट है बल्कि प्रौद्योगिकी भी है। एक ओर मार्शल आर्ट लगातार मानवीय सीमाओं को तोड़ती रहती है, दूसरी ओर विज्ञान और प्रौद्योगिकी भी लगातार विकसित हो रहे हैं। प्रधानाध्यापक का विला। क्विंटियन कांग ने लू चेंझोउ से कहा, मुझे आपकी स्थिति का ज्ञान है। लुफांग ने पहले मुझसे संपर्क किया था और मैंने स्कूल के विशेषज्ञों से कुछ जोखिमों का आकलन करवाया है। आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई खतरा महसूस होता है तो अपनी जान बचाना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। उससे पहले अपनी ताकत को जितना हो सके बढ़ाने की कोशिश करें। ठीक है, मैंने इसे नोट कर लिया है। आगे बढ़ो। लू चेंझोउ के चले जाने के बाद क्विंटियन कांग ने ली गुई को फोन किया। शाओ ली, अगर तुम्हारे पास समय हो तो चुपचाप मेरे पीछे आ जाओ। स्कूल तुम्हें बाद में कुछ पुण्य पुरस्कार देगा। मुझे अप्रत्याशित घटनाओं की चिंता है। हम लू चेंझोउ को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते, वह हमारी शाखा का पहला विशेष स्तर का छात्र है। ली गुई ने जवाब देने में जरा भी संकोच नहीं किया। ठीक है सीनियर, इसमें समय बर्बाद नहीं होगा। मैं पुलिस से समन्वय करूंगा और मिशन वाले दिन मैं वहां जाकर देख लूंगा। लू चेंझोउ मेरा छात्र है, मैं मार्शल आर्टिस्ट के रूप में पूरी तरह परिपक्व होने तक उसकी गुप्त रूप से रक्षा करूंगा। क्विंटियन कांग ने मुस्कुराते हुए कहा। इससे मुझे राहत मिली। लोहे के चेहरे वाला बाघ, बाहर से सख्त लेकिन अंदर से नर्म। क्विंटियन कांग इस आदमी को बहुत अच्छी तरह से जानता था। दरअसल उसने लौह चेहरे वाले बाघ को विशेष रूप से लू चेंझोउ के लिए शाखा विद्यालय में आमंत्रित किया था, क्योंकि उसे गुरु शिष्य जोड़ी हॉन फू और ली गुई के चरित्र और क्षमताओं पर भरोसा था कि वे अपने शिष्य लू चेंझोउ को उचित प्रशिक्षण देंगे। ये गुरु शिष्य परंपरा की विरासत है। चेंझोउ, तुम्हें क्या चाहिए? चेन जियू ने विला का दरवाजा खोला तो उसे फिर से लू चेंझोउ दिखाई दिया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, शिक्षक जी, मुझे आपसे अभ्यास सत्र में मदद चाहिए। वह जानता था कि उसके शिक्षक के पास पैसों की कमी नहीं है और उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उससे पैसे मांगना बहुत ज्यादा होगा। चेन जियू ने मुस्कुराते हुए कहा, अंदर आइए। क्या ये आयरन क्रॉच स्किल होगा या अर्हत स्किल? अर्हत स्किल गुरुजी, यदि आप उपलब्ध हों तो मैं प्रतिदिन 1 घंटे के अभ्यास के लिए यहाँ आना चाहूंगा। लू चेंझोउ में महान गुणों की कमी नहीं थी, बल्कि शक्ति की कमी थी। चेन जियू ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे ट्रेनिंग रूम में आ जाओ। इस प्रकार लू चेंझोउ ने अर्हत कौशल में एक और विशेष प्रशिक्षण शुरू किया, और जब चेन जियू ने अपनी फिल्म में हल्की सुनहरी चमक को उभरते हुए देखा तो उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। आपकी अर्हत कला पूर्णता से ज्यादा दूर नहीं है। उन्हें याद आया कि लू चेंझोउ 1.5 साल से भी कम समय से अर्हत कौशल का अभ्यास कर रहे थे। इस तरह की प्रगति वास्तव में क्रॉस ट्रेनिंग के एक विलक्षण प्रतिभा के प्रमाण है। चेन जियू उत्सुकता से भर उठा और उसने अपना सुनहरा हाथ ठीक लू चेंझोउ के शरीर के ऊपरी हिस्से यानी अभ्यास क्षेत्र की ओर फेंका। वह लड़के की क्षमताओं को जानने के लिए उत्सुक था। शायद जोश में आकर विशेष प्रशिक्षण का पहला दिन पूरे 2 घंटे तक चला। तब तक लू चेंझोउ और सहन नहीं कर पा रही थी। उसका शरीर नीले और बैंगनी रंग से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। शिक्षक, मेरी सहनशक्ति खत्म हो गई है। ठीक है, जाओ आराम करो। अगर तुम्हारे पास पर्याप्त पुण्य और समय हो तो मैं तुम्हारे साथ प्रतिदिन 2 घंटे तक अभ्यास कर सकता हूँ। कैसा रहेगा? लू चेंझोउ का चेहरा चमक उठा। तो फिर मैं आपकी देखरेख में हूँ शिक्षक। आने वाले दिनों में लू चेंझोउ का जीवन फिर से सामान्य हो गया। अभ्यास करना, कक्षाओं में जाना और छात्रों को पढ़ाना। इस वर्ष की हिडन ड्रैगन मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता की तारीख भी आधिकारिक तौर पर 11 नवंबर तय कर दी गई थी। शरद ऋतु से शीत ऋतु में बदलते ही सू शहर में थोड़ी ठंड बढ़ गई। देखते ही देखते 3 नवंबर आ गया।
लू चेंझोउ ने घर में दर्पण में देखते हुए पाया कि उनकी कांस्य रंग की परत धीरे धीरे एक रेशेदार सुनहरी परत में परिवर्तित हो रही है, जो सूर्य के प्रकाश में एक हल्की सुनहरी चमक बिखेर रही है, जो रहस्यमय और गहन है। उनकी अरहत कला में गहनता बढ़ती जा रही थी। अरहत कौशल, बड़ी सफलता 99%। पूर्णता प्राप्त करने के बाद शरीर मानो सोने से लिपटा हुआ होगा, और वही स्वर्ण बुद्ध अरहत है। आईने में देखने पर लू चेंझोउ अपने व्यवहार में मर्दानगी और कोमलता के मिश्रण के साथ पहले से थोड़ा अलग, अधिक सूक्ष्म रूप से तीक्ष्ण दिखाई दे रहा था। यह 18वें शेनमेन EQ पॉइंट के खुलने के बाद यिन और यांग के सामंजस्यपूर्ण संतुलन के कारण उत्पन्न बाहरी प्रभाव था। बेशक इस EQ पॉइंट का सबसे महत्वपूर्ण कार्य शून्य तत्वों की ठंडक के प्रति इसका हल्का प्रतिरोध था, जो नाजुक क्षणों में उसकी जान बचा सकता था। लू चेंझोउ ने अपनी निगाहें मार्शल आर्ट्स ट्री पर मौजूद अन्य मार्शल आर्ट्स विधाओं की ओर मोड़ लीं। टाइगर शैडो मिस्टीरियस स्टेप्स निपुण 66%, आयरन क्रॉच स्किल महारत 82%, टाइगर स्पिरिट डिवाइन फिस्ट छोटी सफलता 53%, ड्रैगन और टाइगर हेवनली पाइल 19वां EQ पॉइंट 38%। इस महीने आयरन क्रॉच स्किल में मुझे छोटी सफलता मिल जाएगी, जिससे मेरे कमर के निचले हिस्से की कमजोरी दूर हो जाएगी। टाइगर स्पिरिट डिवाइन फिस्ट में अगले 2 महीनों में बड़ी सफलता मिलेगी और ये 10वें रैंक पर स्थिर हो जाएगा। टाइगर शैडो मिस्टीरियस स्टेप्स में हिडन ड्रैगन मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता के बाद महारत हासिल होने की संभावना है। जहां तक हेवनली पाइल की बात है, मैं हर 1.5 महीने में एक EQ पॉइंट खोलने का आश्वासन दे सकता हूं, और अगले साल के अंत तक 30 EQ पॉइंट खोलने की उम्मीद है। वास्तव में मार्शल आर्ट्स की तुलना में हेवनली पाइल साधना की गति इस समय मेरा सबसे बड़ा लाभ है। दूसरों के लिए स्वर्गीय ढेर उत्तरोत्तर कठिन होता जाता है, लेकिन उसे अभी तक किसी भी बाधा का सामना नहीं करना पड़ा था, और मूल रूप से स्वर्गीय ढेर ही यह निर्धारित करेगा कि एक मार्शल आर्टिस्ट कितनी दूर तक जा सकता है। कई प्रतिभाशाली प्रतिभाएं स्वर्गीय ढेर के कारण अटक गईं। वह वर्तमान में 5 तत्वों में से जल तत्व से संबंधित 19वें EQ पॉइंट, जिसे यमन EQ पॉइंट कहा जाता है, का अभ्यास कर रहे थे। वू जुन ने कहा कि इसे खोलने के बाद हाथों में स्थित EQ पॉइंट आसपास की हवा में मौजूद नमी को हल्का हल्का महसूस कर सकता है, जिससे शरीर को पोषण मिलता है और मार्शल आर्टिस्ट की पानी पर निर्भरता काफी कम हो जाती है। मार्शल आर्टिस्ट बनने के बाद कोई व्यक्ति 1 महीने तक बिना एक बूंद पानी पिए भी ठीक रह सकता है। इसके अलावा शारीरिक लड़ाई में ही काफी मात्रा में पानी की खपत होती है, और इस EQ पॉइंट को खोलने से लड़ाई में सहनशक्ति भी बढ़ती है। कुल मिलाकर ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब लू चेंझोउ चेंजियू के घर जा रहे थे, तभी लूफांग ने फोन किया। चेंझोउ में ऑपरेशन 5 दिन बाद शुरू होने वाला है, कोई समस्या है? 8 नवंबर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 8 तारीख की शाम को पिंगजियांग पुलिस स्टेशन पर मिले। फोन रखने के बाद लू चेंझोउ ने धीरे से कहा, अरहत कौशल को पूर्णता तक पहुंचाने के लिए 5 दिन काफी से अधिक हैं। 3 दिन बाद 6 नवंबर को प्रशिक्षण कक्ष के अंदर चेन जियू ने गहन प्रशिक्षण रोक दिया और एक गहरी सांस ली। क्या आप अपनी सीमा तक पहुंच गए? हाँ, तो चलिए इसे समाप्त करते हैं। आप वाकई बहुत मजबूत हैं। लगातार 36 दिनों तक प्रतिदिन मेरे 2 घंटे के सत्रों को सहन करते रहे। अब आप लगभग पूर्णता के करीब हैं। लू चेंझोउ ने मार्शल आर्ट के वृक्ष को देखा। अरहत कौशल, बड़ी सफलता 100%। दर्पण में उसका प्रतिबिंब लगभग पूरी तरह से एक सुनहरी परत से ढका हुआ था, जो गोल्डन जेड ऑइंटमेंट द्वारा उत्पन्न रंग से भिन्न था और एक गंभीर और पवित्र आभा बिखेर रहा था, ठीक बुद्ध के प्रकाश की तरह। चेन जियू ने सलाह दी, अगले 2 दिन आराम करें, अपने शरीर को सांस लेने का मौका दें। आपकी मांसपेशियों और मांस को भी ठीक होने के लिए समय चाहिए। आप पहले से ही स्वर्ण बुद्ध अरहत माने जा सकते हैं। अगले सप्ताह अच्छी तरह आराम करें और आप तांबे की परत को सोने की परत से बदल सकेंगे। क्रॉस ट्रेनिंग मेम्ब्रेन के इस परिवर्तन काल को मैं छिद्रण कहता हूं। लू चेंझोउ ने कुछ नया ज्ञान प्राप्त किया। धन्यवाद शिक्षक, जितना चाहिए ले लो। अब वापस जाओ और बैंगनी जेड मरहम को बाहरी रूप से लगाना न भूलें। यदि आप बाद में 18 अरहत स्वर्ण शरीर कौशल का अभ्यास करते हैं, तो स्वर्ण जेड के बजाय बैंगनी जेड मरहम से शुरुआत करें। हालांकि स्वर्ण जेड प्रभावी है लेकिन कम कारगर है। छात्र आभारी है। 3 दिन बाद 8 नवंबर को लू चेंझोउ सुबह जल्दी उठ गई। सबसे पहले उसने आईने में देखा, उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से बदल गया था। अब उस पर कांस्य की परत नहीं थी, बल्कि अब वह सुनहरी परत की पौराणिक सुनहरी चमक से जगमगा रहा था। उसने मार्शल आर्ट के वृक्ष की ओर देखा। अरहत कौशल, पूर्णता।
हा हा हा, सबसे शक्तिशाली स्वर्ण बुद्ध अर्हत शरीर प्राप्त हुआ। इस कठिन ची गोंद प्रशिक्षण में 1.5 साल लग गया। कठिनाई के संदर्भ में द्वितीय श्रेणी का हार्ड ची गोंद वास्तव में द्वितीय श्रेणी की मार्शल आर्ट टाइगर सुप्रीम फिस्ट से कहीं अधिक कठिन था, और इस दौरान सहन किया जाने वाला दर्द स्वर्गीय ढेर के दर्द से कम नहीं था। लेकिन ये सब कुछ सार्थक था। लू चेंझोउ ने अपनी उंगलियों से अपनी छाती पर जोर से थपथपाया, जिससे एक जोरदार आवाज हुई जो किसी सामान्य व्यक्ति की हड्डियों को चकनाचूर करने के लिए पर्याप्त थी, जिससे सुनहरी फिल्म थोड़ी सी कांप उठी। इससे तो गुदगुदी भी नहीं होती। उसने एक फल काटने वाला चाकू उठाया और अपनी बांह की सतह पर मौजूद सुनहरी परत पर वार करने लगा। बल बढ़ाता गया। परत में कंपन और कंपन होने लगी, जो उसकी अत्यधिक कठोरता और लचीलेपन को दर्शाती थी, मानो वह ब्लेड को बेअसर कर रही हो। लू चेंझोउ ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया, फिर भी वह केवल सफेद निशान ही छोड़ पाया। लू चेंझोउ ने मन ही मन बुदबुदाया, क्या गोल्डन फिल्म इतनी मजबूत होती है? ये सही नहीं लगता। उसकी ऊर्जा का प्रवाह विशाल था और उसकी शक्ति एक साधारण व्यक्ति से कहीं अधिक थी, इतनी अधिक कि उसे दैवीय शक्ति कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। द्वितीय श्रेणी के कठोर ची गोंद से उत्पन्न स्वर्णिम आवरण तीक्ष्ण हथियारों के हमलों का सामना करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। अचानक उसके मन में एक विचार आया। ये ब्लेड साधारण धातु से बना है जो पर्याप्त मजबूत नहीं है। उन्होंने देखा कि फल काटने वाला चाकू पहले ही कुंद हो चुका था। ऐसे रोजमर्रा के चाकू, यहां तक कि सुअर का मांस काटने के लिए लंबे समय तक इस्तेमाल किए जाने पर भी कुंद हो जाते हैं और उन्हें बार बार धार लगाने की आवश्यकता होती है। कठिन ची गोंद की सुनहरी परत की तो बात ही छोड़ दीजिए। लू चेंझोउ का चेहरा खुशी से चमक उठा। सामान्य ठंडे हथियार, जब तक उनमें डार्क फोर्स का संचार न हो, मेरे विरुद्ध कोई मारक क्षमता नहीं रखते। यहां तक कि अगर दर्जनों हथियारबंद आम लोग भी हमला करें तो यह चूजों के झुंड के आपस में चोंच मारने जैसा होगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा कुछ मामूली चोटें ही लगेंगी। वह यही प्रभाव चाहता था। अगर कोई अन्य 9वें रैंक का मार्शल आर्टिस्ट होता तो मजबूत शरीर होने के बावजूद क्रॉस ट्रेनिंग कौशल के बिना वो सुरक्षात्मक गियर पहने बिना सीधे ब्लेड हमलों का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं करता। क्रॉस ट्रेनिंग से प्राप्त ये झिल्ली महत्वपूर्ण थी। यह अब केवल त्वचा की बाहरी परत जितनी सरल नहीं रह गई थी, बल्कि यह एक सुरक्षात्मक झिल्ली थी जो एक्यूपॉइंट से उत्पन्न रहस्यमय शक्तियों द्वारा निर्मित थी और इसमें कुछ असाधारण विशेषताएं थीं। यही हार्ड ची गोंद की मूलभूत शक्ति थी। फिर लू चेंझोउ ने माउंटन लॉर्ड फिस्ट ब्लेड निकाला। इस क्षण उसने बल लगाना शुरू किया और जब उसने अपनी 50% शक्ति का प्रयोग किया तो सुनहरी परत चमड़े की तरह फट गई। वह तुरंत रुक गया। लोहे को मिट्टी की तरह चीर देने वाले मिश्र धातु के ब्लेड से लैस होकर वह खुद को नुकसान पहुंचाने से हिचक रहा था। साथ ही सुनहरी परत तेजी से ठीक होने लगी, मानो कोई सुनहरा तरल बह रहा हो। अद्भुत, सचमुच अद्भुत। लू चेंझोउ को इसे जितना अधिक देखने का मन करता था, उतना ही अधिक यह उसे पसंद आने लगा था। 9वें दर्जे की शारीरिक क्षमता और सुरक्षात्मक गियर के संयोजन से मेरे लिए समान स्तर के समकक्षों के सामान्य हमले कोई खतरा नहीं है। केवल 9वें दर्जे की डार्क फोर्स, जो सुनहरी परत और सुरक्षात्मक गियर के कारण कमजोर हो चुकी है, दूरस्थ बल प्रहार या आंतरिक रूप से भेद कर हत्या करने जैसे कारनामे कर सकती है। इस तरह की चोट को भी वह सहन कर सकता था। इस दौरान लू चेंझोउ को बचाव या चकमा देने की भी जरूरत नहीं पड़ी। वह दुश्मन के हमलों को झेलते हुए उन्हें बेतहाशा मुक्कों से पीट पीट कर मार डालता था। यही है पूर्ण रक्षात्मक रणनीति की हिंसा। लेकिन मुझे अभी भी उच्च तकनीक वाले मिश्र धातु हथियारों से सावधान रहने की जरूरत है। साथ ही पंथवादियों और शून्य प्राणियों की अलौकिक क्षमताओं को सामान्य मानकों से नहीं मापा जा सकता। इस संसार में हर चीज का विपरीत रूप मौजूद है। क्या कोई ऐसा वज्र है जो पूरी तरह से अविनाशी और अटूट हो? हिडन ड्रैगन मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद मैं श्री चेन से गोल्डन बॉडी स्किल सीखने जाऊंगा। यदि वह इस उच्च स्तरीय कठिन ची गोंद में महारत हासिल कर ले तो वह वास्तव में अजेय हो जाएगा। स्नाइपर राइफलें भी इसे भेद नहीं सकती थीं। ये कितनी भयानक रक्षा प्रणाली होगी। सुनहरी फिल्म की शक्ति को देखकर लू चेंझोउ को कल के मिशन के बारे में और भी अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ। इस समय मार्शल आर्ट वृक्ष पर अर्हत कौशल खंड से गिरती हुई एक पंखुड़ी ने तेजी से एक दिव्य बीज को जन्म दिया जो हल्के सुनहरे प्रकाश से जगमगा रहा था और देखने में बेहद आकर्षक लग रहा था। दिव्य बीज वज्र शरीर द्वितीय श्रेणी लाओ गोंग एक्यू पॉइंट में निवास करता है। वज्र घूरते हुए बोधिसत्व अपनी आंखें नीचे कर लेते हैं। प्रभाव 1, बुद्ध ज्ञान स्तर 2, बौद्ध मार्शल आर्ट की समझ को थोड़ा बढ़ाता है। प्रभाव 2, क्रॉस ट्रेनिंग स्तर 2, क्रॉस ट्रेनिंग मार्शल आर्ट्स में जन्मजात प्रतिभा को थोड़ा बढ़ाता है।
प्रभाव 3, क्रोधित आंखें क्रोध के माध्यम से शत्रुओं को डरा सकती हैं और बुरी आत्माओं को काफी नुकसान पहुंचा सकती हैं। कितना शक्तिशाली दिव्य बीज है, लू चेंझोउ ने चिल्लाकर कहा। चीगोन बीज के प्रभाव मुट्ठी सिद्धांत से बिल्कुल भिन्न थे। प्रभाव एक अप्रत्याशित रूप से बौद्ध मार्शल आर्ट की समझ को बढ़ाता है। स्वाभाविक रूप से इसका तात्पर्य उन सभी मार्शल आर्ट से है जो बौद्ध धर्म से उत्पन्न होती है और मुख्य रूप से इसके मुक्केबाजी सिद्धांत को शामिल करती हैं। इसका दायरा वास्तव में विशाल था, टाइगर फॉर्म से भी कहीं अधिक बड़ा। शाओलिन मंदिर, एमेई, वुटाई पर्वत, जियुहुआ पर्वत, माउंट पुटुओ, इन 5 स्कूलों की सभी मुख्य मार्शल आर्ट बौद्ध मार्शल आर्ट हैं, ठीक वैसे ही जैसे ड्रैगन सिटी एलिफेंट फॉर्म वंश की टाइगर सुप्रीम फिस्ट और दक्षिणी शाओलिन ब्लैक टाइगर फिस्ट हैं। बौद्ध और ताओवादी मार्शल आर्ट दोनों के मुक्केबाजी सिद्धांत ने दाशिया की मार्शल आर्ट संरचना को व्यापक रूप से प्रभावित किया। इसलिए यह विशेष प्रभाव बहुत ही प्रभावशाली था, जिसने लू चेंझोउ को भविष्य में वज्र सिंह गर्जना और 18 अर्हत स्वर्ण शरीर कौशल की साधना में बहुत सहायता प्रदान की। दूसरे स्तर की क्रॉस ट्रेनिंग प्रतिभा की प्रभावशीलता निर्विवाद है। लू चेंझोउ को अपनी क्रॉस ट्रेनिंग मार्शल आर्ट्स प्रतिभा को निखारने की सबसे ज्यादा जरूरत थी। अन्य मार्शल आर्ट्स के विपरीत क्रॉस ट्रेनिंग सीधे समझ के बजाय प्रतिभा को बेहतर बनाती है। श्री चेन के क्रॉस ट्रेनिंग पर आधारित लोकप्रिय विज्ञान को मिलाकर लू चेंझोउ ने अनुमान लगाया कि क्रॉस ट्रेनिंग मार्शल आर्ट्स में तथाकथित समझ के लिए उच्च आवश्यकताएं नहीं होती हैं। इसमें क्रॉस ट्रेनिंग टैलेंट की अपनी एक अलग प्रणाली है जो इनर बॉक्सिंग की मूलभूत समझ से भिन्न है। हालांकि इनर बॉक्सिंग की तुलना में क्रॉस ट्रेनिंग कम व्यवस्थित थी, इसमें अभ्यास करने वालों की संख्या कम थी और प्राचीन और आधुनिक काल में तो महान सफलता प्राप्त करने वाले और भी कम थे। इसलिए मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन अभी तक ये नहीं समझ पाया था कि क्रॉस ट्रेनिंग प्रतिभा में कौन से विशिष्ट गुण समाहित होते हैं, जिसके कारण सार्वजनिक स्क्रीनिंग परीक्षा शुरू नहीं की जा सकी। जहां तक पूरी आबादी को हार्डकिगोन का अभ्यास कराकर प्रगति के आधार पर प्रतिभा का आकलन करने की बात है, वह तो और भी कम व्यावहारिक थी। इसके अलावा मानव प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास के साथ बुलेट प्रूफ जैकेट और सुरक्षात्मक उपकरण हार्डकिगोन के कार्य को प्रतिस्थापित कर सकते थे। इन सभी चुनौतियों के कारण हार्डकिगोन धीरे धीरे लुप्त हो गया। प्रभावी आंतरिक मुक्केबाजी ही शक्ति प्राप्त करने का सच्चा मार्ग था। लू चेंझोउ मन ही मन सोचने लगा, ऐसा लगता है कि दाशिया में क्रॉस ट्रेनिंग के कई प्रतिभाशाली लोग दफन हो चुके हैं। इसका कोई उपाय नहीं था। नए दाशिया की स्थापना के बाद ही मार्शल आर्ट्स का व्यवस्थित विकास शुरू हुआ था। प्राचीन मार्शल आर्ट्स प्रणाली तो और भी अस्पष्ट थी। विभिन्न संप्रदाय मार्शल आर्ट्स क्षेत्रों के नामकरण नियमों पर भी सहमत नहीं थे। इसलिए नए दाशिया की स्थापना के बाद उन्होंने सबसे पहले मार्शल आर्ट एसोसिएशन की स्थापना की। धीरे धीरे कुलीन परिवारों और संप्रदायों की बाधाओं को तोड़ते हुए मार्शल आर्ट के क्षेत्रों और शब्दावली को मानकीकृत किया और प्राचीन मार्शल आर्ट को अधिक आधुनिक तरीके से रूपांतरित किया। यह एक असाधारण रूप से प्रभावी दृष्टिकोण साबित हुआ। मार्शल आर्ट के महाशक्तियों के उदय की गति और सीमाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। संक्षेप में कहें तो मार्शल आर्ट लगातार बदल रही थी और विकसित हो रही थी। एक दिन क्रॉस ट्रेनिंग का उदय हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या कोई विभिन्न क्रॉस ट्रेनिंग मार्शल आर्ट्स की ताकत को एकीकृत कर सकता है, प्राचीन और आधुनिक तकनीकों को मिलाकर और महान बुद्धिमत्ता के साथ एक ढांचा स्थापित कर सकता है। आखिरी एंग्री आइज एक अप्रत्याशित सुखद अनुभव था। लगता है ये भी ची का उपयोग करने वाली एक तकनीक है, लू चेंझोउ ने सोचा। ब्लैक टाइगर फिस्ट ईविल ची को प्रशिक्षित करता है, जबकि अर्हत स्किल क्रोध को विकसित करता है, जिससे दुश्मन को डराने का समान प्रभाव पड़ता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि टाइगर रोर की तरह ये शून्य प्राणियों को वास्तविक चोटें पहुंचा सकता है। हालांकि दोनों मामूली हैं, लेकिन कुल प्रभाव समय के साथ बढ़ता जाता है और एक दिन मुझे शायद उंगली भी उठाने की जरूरत न पड़े। केवल वज्र घूरने और भयंकर टाइगर रोर से ही मैं राक्षसों और दानवों का नाश कर सकता हूं। लू चेंझोउ बेहद खुश थी। अर्हत स्किल शानदार। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि गोल्डन बॉडी स्किल कितनी अविश्वसनीय होगी। फ्लाइंग स्वेलो मार्शल आर्ट्स हॉल। जी शुवांतोग अपने शिष्य द्वारा भेजी गई महान औषधि का सेवन कर रहे थे और उन्हें अद्भुत अनुभूति हो रही थी। उन्होंने अपनी वास्तविक कुशलता का प्रयोग करते हुए महान औषधि की शक्ति को अपने अंगों और हड्डियों में प्रवाहित किया, मानो अपनी त्वचा को रेत से घिसकर चिकना कर रहे हों। पॉलिश करना वाकई दर्दनाक होता है। जैसे जैसे मार्शल आर्टिस्ट आगे बढ़ते गए, उनका अभ्यास और भी कठिन होता गया। हेवनली पाइल मुश्किल था, पॉलिश करना भी कोई आसान काम नहीं था।
ये सोचकर कि उनके शिष्य को भी 3 कठिनाइयों वाले हार्ड किगोन का अभ्यास करना होगा। ओल्ड जी को पूरा विश्वास था कि चेंजो निश्चित रूप से महान उपलब्धियां हासिल करेगा। साधना समाप्त करके ओल्ड जी ने अपने स्मार्टफोन के संदेश देखे। गुरुजी, मैंने स्वर्ण बुद्ध अर्हत शरीर को पहले ही सिद्ध कर लिया है। ओल्ड जी बिजली के झटके से तुरंत खड़ा हो गया। चेंजो, एक तस्वीर खींचो और मुझे देखने दो। ठीक है जी। शुवांतोग ने उस तस्वीर को देखा जिसमें धुंधली सुनहरी फिल्म एक पवित्र और गहन चमक बिखेर रही थी। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली। उसका शरीर उत्तेजना से कांप रहा था और उसकी मार्शल आर्ट की शक्तिशाली ध्वनि गरज रही थी। वास्तव में यह एक स्वर्णिम शरीर का भ्रूण रूप है। मास्टर, मुझे कल न्यायिक सहायता का कार्य करना है। आगे बढ़ो तुम्हारी वर्तमान क्षमता के साथ। जब तक तुम मार्शल आर्टिस्ट स्तर के कार्यों को नहीं हाथ में लेते, तब तक तुम खुद को बचाने और अधिकांश अचानक स्थितियों से बच निकलने में सक्षम होगे। स्वर्ण शरीर की शक्ति का अनुभव जी शुवांतोग ने अपनी युवावस्था में किया था। उन्होंने आगे कहा, चेंजो, तुमने अर्हत कौशल में महारत हासिल कर ली है। कुछ समय के लिए कठिन किगोंग अभ्यास से विराम लो ताकि तुम्हारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए। इस अवसर का लाभ उठाते हुए 18 अर्हत स्वर्ण शरीर कौशल का अभ्यास शुरू कर दो। अर्हत कौशल केवल ऊपरी शरीर में स्वर्ण शरीर के प्रारंभिक रूप का पोषण करता है, जबकि स्वर्ण शरीर कौशल महत्वपूर्ण अंगों को छोड़कर पूरे शरीर को कवर करता है। इसके बाद तुम स्वर्ण आवरण की गुणवत्ता में लगातार सुधार करोगे, उसे और अधिक ठोस बनाओगे, जब तक कि स्वर्ण शरीर कौशल पूर्णता तक न पहुंच जाए। तुम्हारा शरीर महत्वपूर्ण अंगों को छोड़कर वास्तव में वज्रभेद्य हो जाएगा, चाकू और बंदूकों से अप्रभावित। ठीक है गुरुजी, श्री चेन ने भी मुझे इस बारे में बताया है। हम अगर जरूरत पड़े तो ग्रेट मेरिट खर्च करने से मत हिचकिचाओ। भविष्य में जब तुम गोल्डन बॉडी स्किल को निखारोगे और जब तक श्री चेन उपलब्ध हो, उनसे सीखने के लिए पैसे खर्च करना। तुमने इतनी जल्दी इसमें महारत हासिल कर ली, इसमें उनके पेशेवर प्रशिक्षण का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आपके महान पुण्य खत्म हो जाएं, तो मुझे बता देना। पर्याप्त है स्वामी जी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक गुप्तांगों की सुरक्षा की बात है, आप लौह गुप्तांग कौशल का अभ्यास कर रहे हैं, इसलिए मुझे ज्यादा चिंता नहीं है। आंखों जैसे नाजुक अंगों के लिए आपको पलकों को मजबूत करना होगा। जब आपके पूरे शरीर में कोई भी संवेदनशील अंग न बचे, तो दुश्मन के किसी भी हमले का आप पर कोई असर नहीं होगा और आप पौराणिक दोषरहित स्वर्ण शरीर प्राप्त कर लेंगे, जो कई कठिन किगोन प्रेमियों का सपना होता है। ओल्ड जी को एक बहुमुखी प्रतिभा का धनी कहा जा सकता है, जो कई चीजों के बारे में जानकार था। एक मार्शल आर्ट्स अकादमी चलाने वाले व्यक्ति के रूप में उन्हें हर चीज के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए थी, अन्यथा किसी छात्र के प्रश्न का उत्तर न दे पाने से शर्मिंदगी होगी। स्टोन लेक के किनारे स्थित विला। लू चेंजो ने अपने ऑल इन वन कार्ड को देखा। मेरे पास केवल 110 ग्रेट मेरिट बचे हैं। अगर मैं भविष्य में गोल्डन बॉडी स्किल का अभ्यास करना चाहता हूं, तो केवल पर्पल जेड ऑइंटमेंट की कीमत ही 16 ग्रेट मेरिट प्रति माह होगी और गोल्डन बॉडी स्किल के लिए बीट ट्रेनिंग की कीमत 2 ग्रेट मेरिट प्रति सेशन है, यानी कुल मिलाकर 60 ग्रेट मेरिट प्रति माह। उच्च स्तरीय हार्ड किगोन बहुत महंगा है। प्रथम श्रेणी के हार्ड किगोन के रूप में गोल्डन बॉडी स्किल का अभ्यास वान गैंग की बीट ट्रेनिंग के साथ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसकी बीट ट्रेनिंग अर्हत स्किल की तुलना में अधिक व्यापक क्षेत्र को कवर करती है और इसमें कहीं अधिक महत्वपूर्ण बिंदु शामिल होते हैं। हार्ड किगोन में वान गैंग के ज्ञान के साथ परिणाम निश्चित रूप से औसत दर्जे के होंगे, इसलिए इस खर्च में कंजूसी न करना ही बेहतर है। क्योंकि उनमें क्रॉस ट्रेनिंग की प्रतिभा थी, इसलिए उन्हें इसमें अच्छा खासा निवेश करना पड़ा। अन्य प्रतिभाओं से खुद को अलग दिखाने के लिए क्रॉस ट्रेनिंग उनका गुप्त हथियार था। अगर जरूरत पड़ी तो मुझे ग्रेट मेरिट को पैसों से ही खरीदना पड़ेगा। मेरे पास 10 महीने तक गुजारा करने के लिए पर्याप्त बचत है। इसकी तुलना में अभी इन बॉक्सिंग का अभ्यास करना वास्तव में ज्यादा किफायती है। कल मिलने वाली न्यायिक सहायता और उसके बाद होने वाली प्रतियोगिताएं और व्यावहारिक प्रशिक्षण सब कुछ पैसे कमाने का जरिया होगा। इन बातों का पता चलने के बाद लू चेंजो ने चेन जियू से संपर्क किया। दरवाजा खोलते ही चेन जियू की आंखें तुरंत चमक उठीं। चेंजो, क्या तुमने पूर्णता प्राप्त कर ली है? लू चेंजो ने सिर हिलाया। आज सुबह जब मैं उठा तो मैंने पूर्णता प्राप्त कर ली। चेन जियू द्वारा उसकी जांच करने पर उसने वास्तव में पाया कि उसका पूरा शरीर एक सुनहरी परत में परिवर्तित हो गया था। वह मन ही मन सोचने लगा, अत्यंत आश्चर्यचकित होकर, इस बच्चे की क्रॉस ट्रेनिंग प्रतिभा मेरी उम्मीदों से कहीं अधिक है।
मैंने पहले सोचा था कि कॉपर फिल्म से गोल्डन फिल्म में बदलने में 1 सप्ताह लगेगा, लेकिन इसमें केवल 3 दिन लगे। लू चेंझोऊ ने पूछताछ की। श्रीमान चेन, मैं भविष्य में आपसे गोल्डन बॉडी स्किल सीखना चाहूंगा और स्पैरिंग ट्रेनिंग के लिए आपके मार्गदर्शन की सराहना करूंगा। क्या आपके पास समय है? चेन जियू ने कुछ देर सोचने के बाद कहा। अगर ऐसा है तो इस महीने का खर्च काफी ज्यादा होगा। लू चेंझोऊ ने उत्तर दिया। मैं फिलहाल इसे संभाल सकता हूं। चेन जियू मुस्कुराए और बोली, ठीक है, जब आप तैयार हो तो मुझसे मिलें। चूंकि आप लंबी अवधि के लिए सदस्यता ले रहे हैं, इसलिए मैं आपको छूट दूंगा। प्रति माह 50 ग्रेट मेरिट पॉइंट्स काफी होंगे, ठीक है। ब्रेकथ्रू सेकंड शेकल्स के अभ्यासी के रूप में चेन जियू के लिए समय बहुत कीमती था। उन्होंने थर्ड शेकल्स ब्रेकर पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने की योजना बनाई थी और भविष्य में अखिल राष्ट्र मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में उच्च श्रेणी के अर्थलिस्ट मार्शल आर्टिस्ट बनने का लक्ष्य रखा था। धन्यवाद श्रीमान चेन। एक जटिल समस्या का समाधान करने के बाद लू चेंझोऊ बेहद खुश होकर वहां से चले गए। 8 नवंबर को वह सुबह जल्दी उठ गया। हिडन ड्रैगन लिस्ट में आपका स्कोर 1024 अंक बढ़ गया है, वर्तमान स्कोर 10,064 है। संभावित सूची रैंकिंग में आपका स्थान बढ़कर 500वां हो गया है। अपनी वर्तमान रैंकिंग बनाए रखें और आपको प्रति माह 3 ग्रेट मेरिट पॉइंट्स मिलेंगे, जो महीने के अंत में स्कूल प्रशासन विभाग द्वारा आपके कैंपस कार्ड में स्वतः जमा कर दिए जाएंगे। अच्छा प्रदर्शन जारी रखें। बधाई हो। हिडन ड्रैगन टॉप 500 उपलब्धि हासिल करने के लिए आपको स्कूल प्रशासन विभाग से 100 ग्रेट मेरिट पॉइंट्स का एकमुश्त पुरस्कार प्राप्त होता है। वर्तमान ग्रेट मेरिट बैलेंस 210 पॉइंट्स। सुबह सुबह लू चेंझोऊ को इन संदेशों की भरमार मिलने लगी। मैं फिर से ऊपर चढ़ गया। अब मैं टॉप 500 में हूँ। वह क्षण भर के लिए इस खबर को समझ नहीं पाया। किसने सोचा होगा कि साल की शुरुआत में उनकी रैंकिंग 3000 से ऊपर होगी। मुझे लगता है कि श्री चेन ने मेरी हार्ची गोंद साधना की स्थिति मूल्यांकन समिति को बता दी होगी। हालांकि हार्ची गोंद मेरा मुख्य लक्ष्य नहीं है, फिर भी यह संभावित उम्मीदवारों की सूची में एक अच्छी बात है। साथ ही मैंने कल रात अपने ची ब्लड स्तर की जांच की और यह बढ़कर 5.8 हो गया है। 10वें रैंक से केवल 0.39 अंक कम। ची ब्लड डेटा सिंक्रोनाइज होते ही यह मेरे स्कोर में अपने आप जुड़ जाएगा। 100 उत्कृष्ट योग्यता अंक मिलना एक अप्रत्याशित खुशी थी। लू चेंझोऊ ने आगे देखा और उसे एक ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति दिखाई दिया जो उससे भी छोटा था लेकिन पद में उससे ऊपर था। 484वां स्थान, ली फू, 14,333 अंक, ड्रैगन सिटी मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी का मुख्य परिसर। जी सिस्टर ने पहले भी उसके बारे में मुझसे बात की थी। अफवाह है कि उसके पास मार्शल बोन दाओ एम्ब्रियो है, जिसे जन्मजात 9 छिद्रों वाला माना जाता है, जो कि एक विशेष प्रकार का मार्शल बोन दाओ एम्ब्रियो भी है। ऐसे लोगों में EQ पॉइंट्स के खुलने की दर अक्सर तेज होती है। इसके अलावा ली फू के पास स्वयं मध्यवर्ती मूलस्थी है। ऐसे लोग, अगर वे कम उम्र में न मरें, तो निश्चित रूप से ग्रैंडमास्टर बनेंगे। शीर्ष 500 खिलाड़ियों में सिर्फ एक निर्णायक खिलाड़ी होने के बावजूद लू चेंझोऊ खुश था। मार्शल आर्टिस्टों, विशेष स्तर के मार्शल आर्ट प्रतिभाओं और यहां तक कि मार्शल आर्ट के धुरंधरों के साथ प्रतिस्पर्धा करना उसके लिए गर्व की बात थी। नाश्ते के दौरान उसके मालिक ने उसे बुलाया। हाँ, तुम टॉप 500 में पहुंच गए, मुझे पता था। बूढ़े जी के चेहरे पर मुस्कान छाई हुई थी। एक के बाद एक अच्छी खबरें आ रही थीं। दरअसल हिडन ड्रैगन लिस्ट के शीर्ष 500 लोगों में उनका एक शिष्य भी शामिल था। ओल्ड जी के फोन रखने के बाद लू चेंझोऊ का तबादला हो गया। आपके खाते जिसका नंबर 9527 पर समाप्त होता है, में जी जुवानटोग से 500,000 की राशि का हस्तांतरण हुआ है। नोट: शीर्ष 500 पुरस्कार। शिष्य: आपके शीर्ष 100 में पहुंचने का इंतजार है, उसके बाद ही मैं आपको एक और बड़ा लाल लिफाफा दूंगा। मालिक: लू चेंझोऊ बेबस थी। मास्टर सचमुच उसे अपने बेटे की तरह मानते थे। कुछ ही समय पहले की बात है। जी फेयान का बधाई संदेश भी अचानक आ गया। अरे यार छोटे भाई, तुमने फिर क्या कर दिया? मैंने अर्हत कौशल में महारत हासिल कर ली है। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट ... क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। फोन रखने से पहले जी फेयान ने मजाक में कहा, मैं घोषणा करती हूँ, आज से तुम 3 सत्यों के नेता हो। जब तुम बड़े नाम कमा लो छोटे भाई, तो अपनी दोनों बहनों को मत भूलना। वह लू चेंझोऊ से सचमुच प्रभावित थी और धीरे धीरे ये समझने लगी कि शी रुयू हमेशा शांत स्वभाव क्यों बनाए रखती थी, क्योंकि शी रुयू अब किसी भी बात से आश्चर्यचकित नहीं होती थी। शीर्ष 500 में जगह बनाना एक बड़ी बात थी। लू चेंझोऊ से परिचित सहपाठी उससे बधाई देने आए।
दोपहर की बॉक्सिंग क्लास में ओल्ड तियान ने उसे ऐसे देखा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो और कहा, धिक्कार है, रॉकेट भी तुम्हारी तरह इतनी तेजी से ऊपर नहीं चढ़ता। प्रतिभाशाली छात्रों की कक्षा में हिडन ड्रैगन लिस्ट में 1000 से ऊपर रैंक पाने वाला एकमात्र छात्र ज़ियाओहे घोर निराशा महसूस कर रहा था। इस हद तक कि यह उसके जीवन में पहली बार था जब उसे खुद पर संदेह हुआ कि क्या वह वास्तव में एक प्रतिभाशाली छात्र है। वांग होंगदाओ भी स्वेच्छा से उन्हें बधाई देने के लिए आगे आए। बधाई हो, हमारी कक्षा के 2 छात्र अब शीर्ष 500 में शामिल हैं। उनकी रैंकिंग लू चेंझोउ से थोड़ी ही ऊपर थी। शीर्ष 500 में जगह बनाना बेहद मुश्किल था। चेन शियाओयुन ने शेखी बघारते हुए कहा, तो अब मेरी बारी है। याओ चेंग और झोउ शिनकोन को तीव्र तात्कालिकता का एहसास हुआ। 3 दिनों में हिडन ड्रैगन मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में एक अप्रत्याशित प्रतिभा का उदय होगा। कक्षा के दौरान लू चेंझोउ ने लगन से अभ्यास किया, टाइगर स्पिरिट डिवाइन स्ट्राइक का अभ्यास करते हुए टाइगर शेडो मिस्टीरियस सटेप के साथ मैकेनिज्म कोर्स में पैंतरेबाजी की। इस तरह वह एक साथ दोनों मार्शल आर्ट कौशलों का विकास कर सका। ली गुई किनारे से शांतिपूर्वक देख रहा था। ये जानकर कि लू चेंझोउ ने अर्हत कौशल में पूर्णता प्राप्त कर ली है, उसने राहत की सांस ली। आज रात मिलने वाली कानूनी सहायता अब अधिक सुरक्षित है। शाम 6 बजे पिंगजियांग पुलिस स्टेशन में लू चेंझोउ समय पर पहुंचे और बैठक कक्ष में प्रवेश किया, जहां काले सादे कपड़ों में 3 लोग पहले से ही इंतजार कर रहे थे। उनमें से एक, जिसके बाल छोटे छोटे कटे हुए थे, लू चेंझोउ को देखकर पूरी तरह से आश्चर्यचकित लग रहा था। उसने खुशी से कहा, चेंझोउ, वांग गैंग। लू चेंझोउ भी कुछ हद तक हैरान थी, क्योंकि उसे वांग गैंग को भी आमंत्रित किए जाने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन इस बारे में सोचने पर यह बात समझ में आती है, क्योंकि सू सिटी मार्शल आर्ट्स स्कूल के बहुत कम छात्र कठिन किगोन का अभ्यास करते थे, और उनमें से भी बहुत कम ऐसे थे जिन्हें अग्नि पर नियंत्रण आता था। संक्षिप्त अभिवादन के बाद वांग गैंग ने अपने बगल में खड़े एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, ये लुओ गैंग है, ये मेरे आयरन क्रॉच स्किल के शिक्षक हैं, 9वें रैंक के विशेषज्ञ हैं। लू चेंझोउ ने हल्की सी मुस्कान दी। आपसे मिलकर अच्छा लगा, श्री लुओ। लुओ गैंग हाथ मिलाने के लिए खड़ा हुआ और बोला, वांग गैंग हमेशा आपके बारे में बात करता है, श्री लू के पास वास्तव में असाधारण क्रॉस ट्रेनिंग प्रतिभा है। आखिरी व्यक्ति एक दुबली पतली, कुछ हद तक मर्दाना और खूबसूरत महिला थी। वांग गैंग ने परिचय दिया, ये लियू यंग हैं, जो एक दुर्लभ महिला हार्ट किगोन साधिका हैं। ये मेरी दोस्त हैं और फिलहाल जियांगनान मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं। मैंने उन्हीं की वजह से हार्ट किगोन सीखना शुरू किया। पता चला कि वह कमरा कठोर किगोन अभ्यासियों से भरा हुआ था, जो सभी वांग गैंग से परिचित थे। वृत्त वास्तव में छोटा था, जो कि बिल्कुल सामान्य बात थी। लू चेंझोउ ने लियू यंग पर एक और नजर डालने से खुद को रोक नहीं पाए। एक महिला जो किसी भी पुरुष के बराबर सक्षम है, वाकई प्रभावशाली। लियू यंग ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, मेरी कठिन किगोन वुडांग से आई है। चलिए हम दोस्त बन जाते हैं, हम अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। वांग गैंग ने बताया कि उन्होंने आपके जैसा क्रॉस ट्रेनिंग का अद्भुत नमूना पहले कभी नहीं देखा। लू चेंझोउ को अंदर से बेबसी महसूस हो रही थी। ये वांग गैंग हमेशा उसके बारे में बड़ा चढ़ाकर बातें करता रहता है। लू चेंझोउ के साथ काम करते हुए वांग गैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, चेंझोउ, मैं हाल ही में अपनी शीतकालीन परीक्षाओं की तैयारी में व्यस्त था, इसलिए तुम्हारे साथ अभ्यास करने का समय नहीं मिला। तुम्हारी अर्हत कला लगभग पूर्णता के करीब है ना? वह जानता था कि लू चेंझोउ के कठिन किगोन शिक्षक आयरन पाइन ड्रैगन थे, जो मिस्टिक लिस्ट के एक उस्ताद थे। इतने शक्तिशाली व्यक्ति से मिलने वाली चुनौती स्वयं की चुनौती से कहीं अधिक प्रभावी थी। लू चेंझोउ ने सिर हिलाया, ये पहले से ही एकदम सही है। वांग गैंग के चेहरे पर तुरंत आश्चर्य और ईर्ष्या के भाव उभर आए। धिक्कार है, मुझे तुम्हारा सुनहरा शरीर देखने दो। 9वें दर्जे की साधना और निपुणता प्राप्त हार्ट किगोन के साथ उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वही लू चेंझोउ है जिसे उसने 1 साल पहले मैदान पर मात दी थी। अब वह केवल 7वें रैंक पर था और उसने अभी तक हुआ क्षेत्र को पूरी तरह से नहीं समझा था। लू चेंझोउ ने अपनी आस्तीन ऊपर की, जिससे सोने की तरह चमकती हुई उनकी बाह दिखाई दी। वहां मौजूद तीनों लोगों की निगाहें तुरंत उस पर टिक गईं। लुओ गैंग थोड़ा चौंक गया और बोला, सुनहरा प्रकाश पारभासी है, प्राकृतिक रूप से बना है। ये वास्तव में एक स्वर्णिम शरीर है, न कि स्वर्णिम जैद मरहम से रंगा हुआ सुनहरा प्रकाश। श्री लू सचमुच एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। लियू यंग की पुतलियों में सुनहरी रोशनी प्रतिबिंबित हो रही थी, वास्तव में मजबूत,
उसने वुडान की द्वितीय श्रेणी की किगोन आदिम कौशल का 4 वर्षों तक लगन से अभ्यास किया था और वह महान सफलता प्राप्त कर रही थी। वान गैंग के अनुसार लू चेंझोउ ने केवल 1.5 वर्ष से अर्हत कौशल का अभ्यास किया था। क्या यही व्यक्तियों के बीच का अंतर है? अगर मार्शल आर्ट के प्रति उसका दृढ़ संकल्प न होता तो शायद वह टूट जाती। वान गैंग ने लू चेंझोउ की बाह को बड़े प्यार से सहलाया, मानो किसी दुर्लभ खजाने को निहार रहा हो। लू चेंझोउ ने देखा कि वान गैंग लगभग लार टपका रहा था। हे, तो यह है अर्हत का स्वर्ण शरीर। जब लोग चेंझोउ की प्रशंसा कर रहे थे तभी एक विशालकाय व्यक्ति अंदर आया। लुफांग ने हंसते हुए कहा, गोल्डन बुद्ध अर्हत बॉडी बुरा नहीं है। ठीक है, सब लोग बैठ जाए। ऑफिसर रेन आज रात के मिशन और गिरफ्तारी योजना के बारे में बताते हैं। लुफांग के दिल में भी हल्की हलचल हुई। सू शहर में हार्ची गोन के अग्रणी अभ्यासी और वज्र समूह के प्रमुख होने के नाते वे सू शहर में हार्ची गोन की साधना में प्रसिद्ध लोगों के बीच काफी जाने माने थे। स्वाभाविक रूप से जिनसे उनका सबसे गहरा संबंध था वे चेंझोउ ही थे। चेंझोउ के 2 वीरतापूर्ण कार्यों से वह अत्यंत प्रसन्न हुआ था, और अधिक जानने पर उसे लगा कि चेंझोउ का चरित्र उसके अपने चरित्र से मिलता जुलता है, एक आत्मीय साथी। जब सब लोग बैठ गए तब लुफांग ने कहा, इस मिशन को शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैंने आप सभी को यहां केवल एक साधारण न्यायिक सहायता मिशन के लिए आमंत्रित नहीं किया है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए देश को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्राप्त कर हार्ची गोन के प्रतिभाशाली लोगों का एक समूह तैयार करने की आवश्यकता है ताकि वज्र समूह की स्थापना की जा सके। सू शहर में स्थित वज्र समूह की जिम्मेदारी मेरी होगी, लुफांग। सू शहर में वर्षों के अवलोकन के बाद मैंने पाया है कि आप चारों में उत्कृष्ट बहुप्रशिक्षण प्रतिभा है और आप में निपुणता से विकास की क्षमता है। यदि आप इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं तो आप हमारे वज्र समूह में शामिल होने पर विचार कर सकते हैं। शामिल होने के बाद आप हार्ची गोन की आवश्यकता वाले विशेष न्यायिक सहायता मिशनों को अंजाम दे सकते हैं। ऐसे मिशनों में सामान्य मिशनों की तुलना में अधिक इनाम मिलते हैं, और यदि आप असाधारण प्रदर्शन करते हैं तो वज्र समूह आपको साधना में सहायता के लिए बाहरी चिकित्सा औषधियां भी प्रदान करेगा। यदि आप और भी गहन हार्ची गोन साधना करना चाहते हैं तो आप मिशनों के माध्यम से इसे भी प्राप्त कर सकते हैं। संक्षेप में, वज्र समूह नवस्थापित है और इसके कई लाभ हैं। जो लोग शुरुआत में शामिल होंगे वे अनुभवी सदस्य बनेंगे। यदि आप में से कोई भी क्रॉस ट्रेनिंग में किसी असाधारण प्रतिभा को जानता है तो कृपया हमें उनकी सिफारिश करें और इसके लिए आपको भरपूर इनाम मिलेंगे। लुफांग का भाषण किसी स्टार्टअप कंपनी के मालिक के भाषण जैसा था जो लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहा हो। हालांकि अधिकारियों के समर्थन को देखते हुए हर कोई अपनी खुशी छिपा नहीं सका। इसका मतलब ये था कि राज्य की नज़र में उन्हें विशेष मार्शल आर्ट प्रतिभाओं के रूप में भी माना जाता था। वान गैंग ने मुट्ठी भींची और कोहनी घुमाते हुए उत्साह से हंसने लगा। हा, चेंझोउ, मैंने तुमसे कहा था ना कि हार्ची गोन का वसंत आएगा। उनकी वर्षों की लगन आखिरकार फलदायी साबित हो रही थी। मार्शल आर्ट के भविष्य में हार्ची गोन का स्थान निश्चित रूप से होगा। लुओ गैंग ने बिना किसी झिझक के कहा, जब तक देश को इसकी जरूरत है मैं इसमें शामिल होने के लिए तैयार हूं। अकेले रहकर अभ्यास करने की तुलना में समान विचारधारा वाले लोगों के साथ हार्ची गोन का अभ्यास करना कहीं बेहतर होगा। लियू यंग ने कहा, मैं भी तैयार हूं। चेंझोउ ने जवाब दिया, मुझे उसके बारे में सोचना है। प्रतिभाशाली छात्रों की श्रेणी में आने वाले विद्यार्थी के रूप में किसी सामाजिक संगठन में शामिल होने के लिए स्कूल से परामर्श लेना आवश्यक था। वह भी इसमें शामिल होने के लिए इच्छुक रहता था, शायद इसे अपने लिए एक अवसर के रूप में देखता था। लुफांग ने जारी रखा, ऑफिसर रेन, कृपया उनसे बात करें। अधिकारी रेन एक सक्षम महिला अधिकारी थीं, जिनके बाल छोटे थे और उनकी साधना का स्तर 9वां था। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आप सभी को बंदूक चलाना आता है ना? वान गैंग ने उत्तर दिया, रिपोर्ट, मैं नहीं करता। वह एक हाई स्कूल का छात्र था जिसने कभी व्यावहारिक प्रशिक्षण नहीं लिया था। अधिकारी रेन ने कहा, तो आप मेरे पीछे आइए। हमारा ऑपरेशन स्थल पिंगजियांग जिले में बाओकांग मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। संदिग्ध अपराधी का नाम वान कांग है। हमारी जांच के अनुसार ये व्यक्ति विदेशों से अवैध कृत्रिम अंग तस्करी करके लाता है और उन्हें भूमिगत ब्लैक मार्केट में ऊंचे दामों पर बेचकर मुनाफा कमाता है। इसके अलावा इस व्यक्ति के कार्यों से संदेह होता है कि वह ब्लू लोटस सोसाइटी में शामिल हो गया है और महज 1 साल में एक कट्टर अनुयायी बन गया है, जिसने अपने अधीन लोगों का एक समूह इकट्ठा कर लिया है।
अधिकारी के परिचय को सुनने के बाद चेंजोऊ विचारमग्न प्रतीत हुए। वांग कांग, इस व्यक्ति ने पिछले साल प्रतियोगिता के दौरान अपने पिता को मुआवजे की रकम लौटा दी थी और चेंजोऊ को लगा था कि वह अपनी जिंदगी में एक नया मोड़ ला रहा है। लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह वास्तव में एक पंथ में शामिल हो गया था। एक तेंदुआ अपनी धारियां नहीं बदल सकता। वांग जियान को शायद ये भी नहीं पता था कि उसका अपना भाई क्या कर रहा है। पुलिस ने शायद उसे भी सूचित नहीं किया था ताकि वह किसी रिश्तेदार का बचाव न कर सके। चेंजोऊ ने अपने विचारों को वापस ले लिया। ऑपरेशन से पहले लुफांग ने कहा, अधिकारी रेन, सबको सुरक्षित वापस ले आओ। उन पंथवादियों को अगर आप जिंदा पकड़ सकते हैं तो पकड़ ले, अगर नहीं तो उन्हें मार देना भी ठीक है। याद रखें, आपकी सुरक्षा सर्वोपरि है। हत्या की बात करते समय उनका लहजा एकदम ठंडा था। अधिकारी रेन ने अपने माथे से पसीना पोंछा और मुस्कुराए। मैं समझता हूँ चीफ, चिंता मत करो। पिंगजियांग जिला। सर्दी की ठंडी हवा चलने लगी जिससे ठंडक महसूस हुई। नदी के किनारे एक परित्यक्त कारखाने के अंदर एक आकृति अंधेरे में एक बटन ढूंढने के लिए आगे बढ़ी और जमीन में बना एक गुप्त दरवाजा खुल गया जिसके नीचे एक गहरी सुरंग दिखाई दी। उसने अंदर जाने से पहले चारों ओर देखा और उस अंधेरे गलियारे को पार करते हुए अंत में एक मंद रोशनी वाले कमरे में पहुंच गया। कमरे में पीले रंग के चेहरे वाले कुछ लोग सोफे पर आराम से बैठे शराब पी रहे थे और ताश खेल रहे थे। बीच में एक थोड़ा मोटा आदमी बिना कमीज के सिगरेट पी रहा था। वह लू गोपिन का पूर्व बॉस वांग कांग था। वांग कांग ने उस आदमी की ओर देखा और पूछा, क्या नया माल आ गया है? ये है। उस व्यक्ति ने अपने पीछे एक छोटा सा डिब्बा खोला जिसमें चांदी सफेद धातु की चमक वाली एक यांत्रिक भुजा पड़ी थी जो देखने में बिल्कुल मानव हाथ जैसी लग रही थी, जीवंत और सजीव। उन्होंने परिचय दिया, ये स्टॉक मिलिट्री इंडस्ट्री द्वारा त्यागी गई सिल्वर हैंड फर्स्ट जनरेशन मशीन है। ये पूरी तरह से क्रोम सिल्वर कोटिंग वाले C8 मिश्र धातु से बनी है और इसमें ताइगा हॉट चिप लगी है। इसकी मदद से आम लोग भी सिल्वर ईगल फेडरेशन की तीसरी श्रेणी की युद्ध कला ताइगा फाइटिंग टेक्निक को आसानी से सीख सकते हैं। एक शक्तिशाली डायनेमिक सिस्टम के साथ ये आसानी से एक छोटी कार को पलट सकती है। साथ ही इसमें पीछे हटने वाले मिश्र धातु के पंजे भी हैं। वांग कांग ने अपने कटे हुए बाएं हाथ को देखा। पिछले साल संगठन के लिए एक मिशन पर रहते हुए एक अन्य ब्लैक नाइट के खिलाफ लड़ाई में उनका पैर काट दिया गया था। वह इसी पल का इंतजार कर रहे थे और सिर्फ इसी मौके के लिए अस्पताल में कृत्रिम अंग लगवाने नहीं गए थे। मुस्कुराते हुए उसने कहा, भले ही इसे फेंक दिया जाए, सैन्य स्तर की चीजें बहुत ही शानदार होती हैं। आदमी ने कहा, क्लियरेंस प्राइस पर 8 मिलियन में इसे ले लिया गया। वांग कांग हंस पड़ा, बहुत खूब, यह आपके लिए एक बड़ा पुण्य है। जब मैं धूप के स्वामी से मिलूंगा तो मैं आपके लिए कुछ अच्छी बातें कहूंगा। लेकिन मैं ये स्पष्ट कर दूं कि सच्चा विश्वासी बनने के लिए आपको दिव्य ज्ञान की आवश्यकता है। यदि आप में इसकी कमी है तो आप केवल एक साधारण विश्वासी ही रह सकते हैं। लेकिन चिंता न करें, जब हमारे ईश्वर इस दुनिया में अवतरित होंगे तो स्वर्ग के नीचे सभी को दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। उस आदमी ने उत्तेजित होकर कहा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बॉस वांग। वांग कांग ने अपने पलंग की ओर देखा जहां एक विचित्र देवी की मूर्ति रखी थी जो नीले कमल पर नग्न अवस्था में खड़ी थी। उसके सिर के ऊपर कमल के फूलों का प्रभामंडल था और उसका रूप उभयलिंगी था। उसके पीछे कमल के फूलों के समान 32 नीले रंग के मांस के पंख थे और उसका भाव प्रभावशाली और शांत दोनों था। वह मन ही मन जप कर रहा था, हे कमल के स्वामी जो नश्वर जगत को पवित्र करते हैं। अगले ही पल वांग कांग की आत्मा को मानो किसी अदृश्य हाथ ने पकड़ लिया हो और एक तरह के समाधि की अवस्था में वह जियांगनान के एक विला में पहुंच गया जहां अध्ययन कक्ष में कोई गुकिन बजा रहा था। वांग कांग, आप मेरे पास क्यों आए हैं? धूप के स्वामी, मुझे एक और व्यक्ति मिल गया है जिसके पास दिव्य ज्ञान हो सकता है। उत्तम, यदि यह व्यक्ति हमारे प्रभु द्वारा स्वीकृत हो जाता है तो मैं तुम्हें नीला कमल प्राचीन ग्रंथ का धूप मास्टर अध्याय सिखा सकता हूँ। तुम्हें लगन से साधना करनी होगी। दिव्य शक्ति सभी दिव्य कौशलों का आधार है और नश्वर शरीर से परे जाने का मूल तत्व है। सदा हमारे प्रभु के प्रति भक्ति बनाए रखो और एक दिन तुम भी नीला कमल प्राचीन लोक में प्रवेश करोगे, देवताओं के साथ साधना करोगे, शाश्वत जीवन का आनंद लोगे, अमर बनोगे। मैं संगठन के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अवश्य करूंगा। वांग कांग ने अपनी आंखें खोली, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मार्शल आर्ट्स, भला देवता बनने की दिव्य विधि के सामने क्या टिक सकती है?
भले ही मेरे पास निम्न श्रेणी की जड़ अस्थि है और मैंने मार्शल आर्ट्स में कुछ भी हासिल नहीं किया है, मेरे बड़े भाई ने मेरा तिरस्कार किया है, लेकिन मेरे स्वामी ने मुझे स्वीकार किया है, मुझे अमरता के सर्वोच्च नियम सिखाए हैं और मुझे देवताओं से शक्ति प्रदान की है। यही सच्चा उद्धारक है। एक दिन मैं वांग जियान को पछतावा करवाऊंगा, और उस दुष्ट लू गोपिंग को भी। उन्होंने अपने अधीनस्थों की ओर देखा और कहा, बाहर जाओ और पहरा दो, मुझे खेती करनी है। जरूर बॉस। वांग कांग के उपदेश को सुगम बनाने के लिए धूप मास्टर ने 2 प्रमुख अनुयायियों की व्यवस्था की थी, जिन्होंने सफलतापूर्वक मोक्ष प्राप्त कर लिया था और नीले कमल कौशल में महारत हासिल कर ली थी। उनकी क्षमताएं असाधारण थीं। यहाँ तक कि एक हुआ क्षेत्र का मार्शल आर्टिस्ट भी, यदि लापरवाह हो तो उनकी विधियों का शिकार होकर मर सकता था। वहाँ 2 तृतीय श्रेणी के कृत्रिम ब्लैक नाइट भी थे। वांग कांग अपने वर्तमान जीवन से बहुत संतुष्ट थे। अतीत के वे अभिमानी मार्शल आर्टिस्ट, क्या वे अब उसकी सेवा नहीं कर रहे थे? जर्जर कारखाने के बाहर 4 पुलिसकारों ने चुपचाप मुख्य सड़क को अवरुद्ध कर दिया। इस मिशन के लिए अधिकारी रेन केवल 10 अधिकारियों को लेकर आई थीं। उनके अलावा बाकी सभी डार्क फोर्स की शक्ति वाले थे। लुफांग ने कहा कि उनके द्वारा आमंत्रित किए गए हार्ड ची गोंग मास्टर्स के साथ यह संख्या पर्याप्त होगी। उसने हाथ से इशारा किया। वांग गैंग, मेरे करीब रहना। आपको मिल गया, ऑफिसर रेन। वांग गैंग ने अपने पिता द्वारा खरीदा गया मध्यम स्तर का उन्नत सुरक्षात्मक सूट पहन रखा था। यह उनका पहला युद्ध अभियान था और वे कुछ हद तक उत्साहित थे। अधिकारी रेन ने अन्य 3 हार्ड ची गोंग मास्टर्स की ओर देखा। मुख्य पंथवादियों से निपटना आप सभी की जिम्मेदारी है और अपने हथियारों का इस्तेमाल करना न भूलें। लू चेंझो ने अपनी जेब से बाघ के चेहरे वाला धातु का मुखौटा निकाला और उसे अपने चेहरे पर लगा लिया। ली गुई द्वारा उसे दी गई इस वस्तु के 3 उद्देश्य थे: अपनी पहचान छिपाने के लिए, जहर और छिपे हुए हथियारों से बचाव के लिए, और कूल दिखने के लिए। ये देखने में तो साधारण लग रहा था, लेकिन इसकी कीमत पूरे 1 लाख रुपये थी। उसने अपनी जेब टटोली, उसमें चूने की धूल का एक पैकेट भी था। लेपर्ड वुमन के प्रभाव में आकर प्रतिभाशाली कक्षा के सभी छात्र अपने साथ चूना लेकर चलते थे। ज्यादातर समय ये बेकार साबित होता था, लेकिन कभी कभी इसका चमत्कारी प्रभाव हो सकता था। कारखाने की घेराबंदी करने के बाद दंगारोधी ढालों से लैस पुलिसकर्मियों की एक टीम चुपचाप बंद दरवाजे की ओर बढ़ी, जबकि अन्य अधिकारियों ने सभी संभावित निकास द्वारों को नियंत्रित कर लिया। सीलबंद दरवाजा खोला गया। पूरी तरह से हथियारों से लैस ऑफिसर रेन सबसे पहले अंदर दाखिल हुई। उनके प्रवेश करते ही गोलियों की आवाज गूंज उठी। गोलियां उनसे टकराकर जमीन पर गिर गईं। स्पष्टतः वांग कांग के आदमियों ने उन्हें खोज लिया था। सावधान रहें सज्जनों, और इस संभावना को न भूलें कि इन लोगों के पास उच्च क्षमता वाले हथियार हो सकते हैं। यदि आपके पास उच्च स्तरीय उन्नत सुरक्षा कवच नहीं है तो सुरक्षित स्थान पर छिप जाएं। गोलियों का सामना करने का प्रयास न करें, अधिकारी रेन ने चेतावनी दी। उसके शब्द समाप्त होते ही एक आकृति चिड़िया की तरह दीवार का सहारा लेकर कारखाने की पाइपों के ऊपर तक फुर्ती से चढ़ गई। ये लू चेंझोउ था जो पाइप पर रेंगता हुआ आगे बढ़ रहा था, जबकि नीचे गोलियां चल रही थीं। उसने अपनी बंदूक निकाली और गोली चलाई। बैंग बैंग बैंग। 2 आदमियों के पैरों में गोली लगी। कुछ भागने की कोशिश कर रहे थे, अन्य दर्द से कराहते हुए गिर पड़े। ये पंथवादी सुरक्षात्मक कवच नहीं खरीद सकते थे। बंदूकें आम सदस्यों के खिलाफ कारगर थीं और मौजूदा चिकित्सा पद्धतियों से पैरों में लगी गोली के घाव जल्दी ठीक हो सकते थे। उन्हें मारने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। 2 बंदूकधारियों से निपटने के बाद लू चेंझोउ 4 मीटर से अधिक ऊंचाई से नीचे कूदा और भागने की कोशिश कर रहे एक पंथवादी को पैरों से जकड़कर झट से जमीन पर गिरा दिया। पंथवादी ने गोली चलाने का प्रयास किया, लेकिन लू चेंझोउ ने उसकी कलाई को जकड़ लिया और थोड़ा सा मोड़ दिया, जिससे एक क्लिक की आवाज के साथ उसकी कलाई अपनी जगह से हट गई। आह! वह दर्द से चीख उठा। लू चेंझोउ ने कहा, तहखाने का दरवाजा खोलो। धिक्कार है इन पुलिसवालों पर, भाड़ में जाओ। वह पंथवादी जिद्दी था, मृत्यु के सामने भी निर्भीक था। लू चेंझोउ ने कान पर एक साधारण लेकिन जोरदार थप्पड़ मारकर उसे बेहोश कर दिया। उस समय तक कारखाने के अंदर मौजूद सभी लोगों को पुलिस ने पहले ही काबू कर लिया था। पुलिस अधिकारी एक छिपे हुए दरवाजे के सामने खड़े थे, जहां उन्होंने विस्फोटक रखे हुए थे। धमाका! दरवाजा खुल गया और नीचे का रास्ता दिखाई दिया। अधिकारी रेन ने दंगारोधी ढाल लिए अधिकारियों को आगे बढ़ने का निर्देश दिया और सभी को उनका अनुसरण करने का आदेश दिया। जैसे ही लू चेंझोउ उनके साथ शामिल होने वाली थी, अधिकारी रेन ने कहा,
श्री लू, आप और लियू यंग कारखाने के नाले के आउटलेट के पास इंतजार करें। मुझे संदेह है कि उनके रहने के क्वार्टर में एक गुप्त मार्ग है। ये पंथवादी अपने बिलों में रहने वाले चूहों की तरह हैं। अधिकारी रेन इन मामलों में एक अनुभवी पुलिसकर्मी थे। लू चेंझो और लियू यंग ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाकर अभिवादन किया, फिर वे अलग हो गए। गलियारे के अंत में स्थित कमरे में वान कांग ने अपनी आंखें खोली। बॉस, पुलिस यहाँ है। मुझे पता है। वान कांग ने चांदी की यांत्रिक भुजा को अपनी कटी हुई बाईं भुजा पर लगाया। कृत्रिम भुजा से निकलने वाली विद्युत धारा ने उसकी नसों को उत्तेजित किया, जिससे वह अनजाने में एक धीमी सी गुर्राहट निकालने लगा। सिल्वर हैंड सिस्टम सफलतापूर्वक कनेक्ट हो गया। प्रोटोकॉल प्रभावी है। वान कांग ने अपनी बाईं भुजा से यांत्रिक शक्ति का अनुभव किया और खुलकर मुस्कुराया। एक ब्लैक नाइट ने पूछा, बॉस वांग, हम क्या करें? क्या हम लड़कर बाहर निकले? वान कांग एक दीवार के पास पहुंचा जहां एक वेल्ड किया हुआ गोलाकार लोहे का दरवाजा था। उसने अपनी चांदी की यांत्रिक भुजा से एक ब्लेड निकाला, उसे दरार में डाला और उसे खोल दिया। लड़ो मेरी जान, भागने का समय आ गया है। पीछा किए जाने और भागने के लिए लंबे समय से तैयार वान कांग ने नीले कमल की देवी की एक मूर्ति उठाई और बाहर से पानी के टपकने की आवाज के साथ गलियारे में गायब हो गया। अन्य अनुयायी भी तुरंत उनके पीछे पीछे चले गए। दो प्रमुख अनुयायी, एक मोटा और एक पतला, कमीज पहने हुए, धीमी आवाज में मंत्रोच्चार कर रहे थे। उन्होंने अपनी उंगलियां काटी और अपने हाथ गोलाकार लोहे के दरवाजे पर रखे। उनका खून गर्म तेल की तरह उबल रहा था, जिससे नीले कमल के फूल खिले और दरवाजा पूरी तरह से बंद हो गया। बैंग बैंग बैंग। इसी बीच पुलिस कमरे में पहुंची, जबरदस्ती दरवाजा खोला और गोल लोहे के दरवाजे पर गोलियां लगीं, जिससे चिंगारियां उड़ने लगीं। अधिकारी रेन ने अपने वॉकी टॉकी पर बात की। श्री लू, दुश्मनों को नदी की ओर बढ़ना चाहिए था। ये हमारे लिए छोड़ दें। सावधान रहें, इनमें से कुछ लोगों के शरीर में कृत्रिम अंग लगे हो सकते हैं। नदी के किनारे विलो के पेड़ों में लू चेंझो एक शाखा पर बैठा था। उसकी बाघ जैसी आंखें आसपास के वातावरण का जायजा ले रही थीं। लियू यंग ने काफी देर तक अपनी सांस रोके रखी और पानी के अंदर छिप गई। वह लहर लपेटने की कला जैसी एक मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रही थी और उसने पानी को अपना युद्ध क्षेत्र चुना था। कारखाने की छत पर पुलिस के स्नाइपरों ने अंतिम उपाय के रूप में अपनी राइफलें तैनात कर रखी थीं। कुछ ही देर में नदी के मुहाने से एक आकृति प्रकट हुई। वह किनारे पर खड़ा था, दबे पांव चल रहा था और सावधानीपूर्वक अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन कर रहा था। बॉस वांग, ऐसा लगता है कि यहाँ कोई नहीं है। उसने नदी में वापस पुकारा। कुछ ही समय बाद 1 दर्जन से अधिक आंकड़े खत्म हो गए। सभी ने काले मुखौटे पहन रखे थे। लू चेंझो ये निर्धारित नहीं कर सका कि वान कांग कौन था, लेकिन कद काठी और हावभाव को देखकर यह संभवतः वही था जिसने चांदी का कृत्रिम दांत लगा रखा था। वान कांग ने कहा, भाइयों, हम अलग अलग होकर भागते हैं, तय जगह पर मिलते हैं, कोई न कोई हमें लेने आ जाएगा। अगर कोई पकड़ा भी जाए तो याद रखना, हमारे गुरु के लिए मृत्यु का कोई अर्थ नहीं। जब तक तुम सच्चे रहोगे, गुरु के इस संसार में अवतरण के साथ तुम्हारा पुनरुत्थान होगा। जो हमारे गुरु के साथ विश्वासघात करेंगे, वे मृत्यु के बाद नरक में गिरेंगे। बॉस, हम समझ गए। कुछ ही क्षणों में उनमें से कुछ नदी में कूद गए, इस उम्मीद में कि गोता लगाकर वे बच निकलेंगे। लेकिन जैसे ही वह पानी में गिरा, ऐसा लगा जैसे किसी जलपरी ने उसका पैर पकड़ लिया हो, और फिर एक टूटने की आवाज सुनाई दी। उसका पैर बेरहमी से टूट गया। पानी में कोई है। टूटे पैर वाला पंथवादी चीख उठा। अन्य गोताखोर घबरा गए और छिपे हुए किनारों की ओर तैरने लगे, जबकि काले कपड़े पहने एक आकृति पानी के नीचे एक विशाल सफेद शार्क की तरह घूम रही थी, घात लगाकर शिकार कर रही थी और मार रही थी। आग। वान कांग जानता था कि आज एक भयंकर युद्ध होना तय है। उसके आदेश पर गोलियों की एक भीषण बौछार होने लगी। पानी के अंदर कुछ क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। लियू यंग नदी के एक किनारे पर टिकी हुई थी और अपनी सांस रोके हुए थी। अचानक पानी की सतह से एक व्यंग्यात्मक हंसी सुनाई दी। पता चला कि तुम यहाँ हो। वान कांग का शरीर नीली रोशनी से घिरा हुआ था और उसकी त्वचा पर कमल की पंखुड़ियों के आकार के नीले उभारों की मोटी और असंख्य परतें उभर आई थीं। कलाई की एक झटके से ही पंखुड़ियां बाहर निकल आईं। बैंग बैंग बैंग। पानी के नीचे लियू यंग बच निकली, लेकिन फिर भी एक पंखुड़ी उससे लग गई। सुरक्षात्मक कवच के संपर्क में आते ही पंखुड़ी घुल गई, तुरंत उसके शरीर की सतह पर समा गई और उसकी आदिम कौशल की महान सफलता के बाद बने आदिम आवरण की सतह से चिपक गई। पहले अभेद्य रहा वह आवरण फट गया और ताज़ा खून की धारियां रिसने लगीं। फुफकार। वाकई कुछ डरावना सा है।
स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद उन्होंने न्यायिक सहायता से संबंधित कई कार्य किए थे। हार्ट के गोंद और सुरक्षात्मक सूट की मदद से अधिकांश अभ्यास बिना किसी चोट के पूरे किए जा सकते हैं। उसे आखिरी बार चोट 1 साल पहले लगी थी। मेरे लिए मरो। वान कान की आंखें नीली रोशनी से चमक उठीं और वह छलांग लगाकर उस जगह पहुंचा जहां लियू यंग छिपी हुई थी। उसके सिर के ऊपर एक अजीब सा नीला कमल का फूल उगा और उसे पूरी तरह से ढक लिया। वान कान के जाने के बाद लू चेंजोऊ बिल्ली की तरह फुर्ती से पेड़ से नीचे उतरा और एक ब्लैक नाइट को जकड़ लिया, जिसके बारे में उसे लगता था कि उसमें कम से कम तीसरे रैंक की ताकत तो होगी ही। तब ब्लैक नाइट को एहसास हुआ कि ऊपर पेड़ में कोई छिपा हुआ था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दरार। लू चेंजोऊ के बाघ के पंजे ने ब्लैक नाइट के दाहिने हाथ को जकड़ लिया, जिसे वह पीछे खींचकर निकालने की कोशिश कर रहा था। एक झटके के साथ, हड्डियों के टूटने की आवाज के साथ, ब्लैक नाइट दर्द से कराह उठा। लू चेंजोऊ यहीं नहीं रुका, उसने उस आदमी के दूसरे हाथ को भी मरोड़कर तोड़ दिया। उसने उस आदमी को ढाल की तरह पकड़ लिया और ठीक समय पर दूसरे 7वें रैंक के ब्लैक नाइट के सीधे मुके को रोक लिया। उसने उस आदमी को दूसरे की ओर फेंक दिया, जिसने अपने साथी को लात मारकर एक तरफ धकेल दिया और जोर से दहाड़ते हुए माउंटेन क्रॉसिंग बॉडी का इस्तेमाल किया और घूमते हुए लात मारी। ये भी टाइगर फॉर्म का अभ्यास कर रहा था। यह ऐसा था मानो कोई नौसिखिया गुवान गोंद के सामने तलवार चला रहा हो। लू चेंजोऊ ने बड़ी सहजता से एक हाथ से उस आदमी के टखने को जकड़ लिया, फिर पहाड़ को टक्कर मारने जैसी टाइगर फॉर्म की चाल चली। उसकी कोहनी उस आदमी की छाती पर लगी और ब्लैक नाइट पीछे की ओर उड़ता हुआ किनारे पर जा गिरा और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। बहुत दुर्बल, प्रतिभाशाली लोगों से लड़ने के आदी लू चेंजोऊ को अचानक पता चला कि ये विशेषज्ञ, जो आम लोगों को बहुत शक्तिशाली लगते थे, उनके मुकाबले औसत दर्जे के थे। 10 सेकंड से भी कम समय में 2 विशेषज्ञ जमीन पर गिर पड़े, उठने में असमर्थ। अन्य साधारण अनुयायी तो पहले से ही हक्का बक्का रह गए थे। वे इधर उधर भागने लगे, लेकिन लू चेंजोऊ तेजी से आगे बढ़ा और दोनों हाथों और पैरों का इस्तेमाल करते हुए झट से उन सभी लोगों को ढेर कर दिया। इसी समय अधिकारी रेन और उनकी टीम भी सीवर से बाहर निकल आए। उन सबको बांध दो और उन्हें एक शक्तिशाली बेहोशी की दवा का इंजेक्शन लगा दो। नीली त्वचा वाला एक व्यक्ति, जिसकी छाती पर नीले रंग का कमल का फूल उगा हुआ था, अचानक आगे बढ़ा। फूल ने अपना मुंह खोला और आश्चर्यजनक रूप से उस पर दागी गई सभी गोलियों को निगल लिया। कमल के स्वामी, इस नश्वर जगत को शुद्ध करो। अधिकारी रेन के साथ ही मरने का इरादा रखते हुए नारा लगाते हुए मांसल कमल का फूल फैल गया और एक नरभक्षी पौधे में बदल गया, जिसने हमलावर पुलिस अधिकारी को अपने मुंह से पकड़कर दूर फेंक दिया। 9वें रैंक के विशेषज्ञ अधिकारी रेन भी एक तरफ हट गए, दीवार से धक्का दिया और एक जोरदार लात मारते हुए घूम गए। धड़ाम। पंथवादी पहले से ही तैयार था। मांसल कमल के फूल ने अपना मुंह खोला और अधिकारी रेन के फैले हुए पैर को काट लिया, तेजी से बंद होकर कली की तरह कस गया, अजगरों के समूह की तरह जकड़ लिया। दर्द से अधिकारी रेन का चेहरा बैंगनी हो गया, स्पष्ट रूप से पीड़ा में थे, जबकि पंथवादी उन्मादी होकर हंस रहा था। मरने से पहले एक को अपने साथ ले जाना सार्थक होगा। छी! अचानक उसे अपने सीने में किसी ठंडी चीज के चुभने का एहसास हुआ। यह एक घोर काला पंजा था, जो एक नीले और भयावह रूप से विकृत हृदय को जकड़े हुए था। उसका दिल चकनाचूर हो गया था और उस पंथवादी की निगाहें धुंधली पड़ गईं। उसके पीछे लू चेंजोऊ ने अपनी खून से सनी मुट्ठी की तलवार वापस खींच ली। उन्होंने याद दिलाया, ये लोग पागलों जैसे हैं, सावधान रहें ऑफिसर रेन। उस पंथवादी के शव को एक तरफ फेंककर उसने आसपास का जायजा लिया। वांग गैंग साधारण अनुयायियों से निपट रहा था, जबकि लुओ गैंग अपने चेहरे पर मांसल नीले कमल के फूल वाले एक कट्टर अनुयायी से जूझ रहा था। अनुयायी के पंखुड़ी वाले हमले सुरक्षा कवच को भी भेद रहे थे, लेकिन सौभाग्य से लुओ गैंग के पास उत्तम स्तर का लौह कवच कौशल था, जिससे वह कुछ देर तक टिक सका। दूसरी ओर लियू यंग वान कान के सामने पूरी तरह से दब गई थी। उसके सुरक्षात्मक सूट पर पहले से ही खून के धब्बे थे, जो स्पष्ट रूप से चोट का संकेत दे रहे थे। अन्य पंथवादियों और ब्लैक नाइट्स की बात करें तो वे महत्वहीन थे। उन्हें विश्वास था कि पुलिस जल्द ही उन्हें काबू में कर लेगी। लू चेंजोऊ ने तेजी से कदम बढ़ाते हुए अपनी मुट्ठी की तलवार निकाली और बंदूक की तरह कांपते हुए हाथ से वार किया, जिससे इंच फोर्स का विस्फोट हुआ। डार्क फोर्स के विस्फोट के साथ ही उस पंथवादी के घुटनों के जोड़ फट गए। वह अनुयायी दर्द से चीख उठा और घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। पीछे मुड़ने पर उस पंथवादी के चेहरे की त्वचा ने एक कमल के फूल का रूप ले लिया, जिससे नीली रोशनी की लकीरें निकल रही थीं।
वे तेज गति से चलने वाले, गोली की तरह दिखने वाले मांसल कमल के बीज थे। मरना, ये दुष्ट तरीका बहुत ही विचित्र था। लू चेंझोऊ ने इसका सीधे सामना करने की हिम्मत नहीं की। उसने अपने दाहिने पैर से एक शॉक स्टेप किया और स्वेलो फॉर्म स्किल का इस्तेमाल करते हुए एक तरफ हट गया। एक कमल का बीज उसकी दाहिनी भुजा को छूते हुए सुरक्षात्मक कवच के संपर्क में आते ही घुल गया और फिर उसके शरीर की सतह पर फट गया। गोल्डन फिल्म कांप उठी और उससे एक चमकदार सुनहरी रोशनी निकली। सचमुच दुष्ट, इसीलिए तो हार्ट किगोन का अभ्यास करना जरूरी है। लू चेंझोऊ को अपनी बाईं बाह में दर्द महसूस हुआ। कमल के बीजों की शक्ति बहुत अधिक नहीं थी, फिर भी वे सुरक्षात्मक कवच को भेद सकते थे, जो सामान्य मार्शल आर्टिस्टों के लिए परेशानी का सबब बन सकता था। सौभाग्य से उनकी स्वर्णिम परत बेहद मोटी थी, जो पूर्ण प्रतिरोध प्रदान कर रही थी। केवल हल्का सा प्रभाव पड़ा, जिससे हल्के लाल निशान रह गए, जो अब तेजी से ठीक हो रहे थे। उन्हें राहत महसूस हुई, मानो इन पंथवादियों पर विजय प्राप्त करना उनकी नियति थी। मौके का फायदा उठाना, लुओ गैंग ने उस पंथवादी को जमीन पर गिरा दिया और उसकी हथकड़ी निकाल ली। चेंझोऊ, जाओ लियू यंग की मदद करो, मैं इसे संभाल लूंगा। इस समय वांग कांग उन्माद में था। हाथ से हाथ मिलाकर लड़ने और युद्ध कौशल के मामले में वह लियू यंग से कहीं बेहतर था, लेकिन दिव्य शक्ति से संपन्न होने के कारण वह असाधारण रूप से सहनशील था। कई गोलियां लगने के बावजूद भी वह चुस्त दुरुस्त था और उसका सबसे संवेदनशील सिर एक विचित्र मांसल कमल के फूल से सुरक्षित था।